अब्दुल फतह जलाउद्दीन मुहम्मद अकबर अक्टूबर 1542 27 अक्टूबर 1605, जो अकबर महान के नाम से लोकप्रिय थे और अन्य से भी जाने जाते हैं। अकबर प्रथम तीसरा मुगल सम्राट था जिसने 1556 से 1600 तक शासन किया। अकबर अपने पिता हुमायूं के उत्तराधिकारी बैरम खान के अधीन आया, जिसने युवा सम्राट को मुगलों के विस्तार और सुदृढ़ीकरण में मदद की। भारतीय उपमहाद्वीप के डोमेन। अकबर ने धीरे धीरे मुगल साम्राज्य का विस्तार करते हुए मुगल सैन्य, राजनीतिक, संस्कृति और आर्थिक प्रभुत्व के माध्यम से भारतीय उपमहाद्वीप के अधिकांश हिस्से को इसमें शामिल कर लिया। विशाल मुगल राज्य को एकजुट करने के लिए अकबर ने प्रशासन की एक केंद्रीकृत प्रणाली की स्थापना की और विवाह और कूटनीति के माध्यम से विभाजित शासकों को संतुष्ट करने की नीति अपनाई। धार्मिक और सांस्कृतिक रूप से विविध समाजों में शांति और व्यवस्था बनाए रखने के लिए उन्होंने ऐसी नीतियां अपनाई जिससे उन्हें अपने गैर मुस्लिम विषयों का समर्थन मिला, जिसमें सांप्रदायिक कर को समाप्त करना और उन्हें उच्च नागरिक और सैन्य पदों पर नियुक्त करना शामिल था। अकबर के तहत मुगल भारत ने एक मजबूत और स्थिर अर्थव्यवस्था विकसित की, जिसका आकार और धन 3 गुना हो गया, जिसके वाणिज्यिक विस्तार हुआ और इंडो फारसी संस्कृति को अधिक संरक्षण मिला। दिल्ली, आगरा और फतेहपुर सिकारी में अकबर के दरबारों ने कई धर्मों को प्रभावित लोगों, कविताओं, वास्तुकारों और कारीगरों को आकर्षित किया। कला, पत्रा और शिक्षा के केंद्र के रूप में जाना जाने लगा। तिमुरिडा और फारसी इस्लामिक संस्कृति ने चित्रकला और वास्तुकला सहित मुगल कला की एक विशिष्ट शैली में स्वदेशी भारतीय तत्वों के साथ विलय और मिश्रण करना शुरू कर दिया। रूढ़िवादी इस्लाम में मोहभाग होने और शायद अपने समाज के भीतर धार्मिक एकता लाने की उम्मीद में अकबर ने दीन-ए-इलाही की घोषणा की, जो मुख्य रूप से इस्लाम और हिंदू धर्म के साथ साथ पारसी धर्म और ईसाई धर्म के तत्वों से प्राप्त एक समन्वित पद था। अकबर के बाद उसका पुत्र शाहजहां सलीम, जिसे बाद में जहांगीर के नाम से जाना गया, सम्राट बना। मुगल सम्राट हुमायूं को शेर शाह सूरी के सेनाधारा चौसा और कनौज में पराजित करने के बाद हुमायूं पश्चिम की ओर आधुनिक सिंध में भाग गया। वह उनकी मुलाकात 14 वर्षीय हमीदा बानो बेगम से हुई, जो हुमायूं के छोटे भाई हिंदलाज मिर्जा के फारसी शिक्षक शेख अली अकबर जामी की बेटी थी। जलाउद्दीन मुहम्मद अकबर का जन्म अगले वर्ष 25 अक्टूबर 1542 को रजब के 5वें दिन हुआ था। राजपूताना के अमरोड के राजपूत किले में हुआ था, जहां उनके माता पिता को स्थानीय हिंदू शासक राणा प्रसाद ने शरण दी थी। हुमायूं के निवासन की विस्तारित अवधि के दौरान अकबर का पालन पोषण काबुल में उसके चाचा कमरान मिर्जा और अस्करी मिर्जा और चाची विशेष रूप में कमरान मिर्जा की पत्नी ने किया था। उन्होंने अपनी युवा अवस्था शिकार करना, दौड़ना और लड़ना सीखने में बिताई और हालांकि उन्होंने कभी पढ़ना या लिखना नहीं सीखा। जब वह शाम को सेवानिवृत्त होते थे तो वो किसी को पढ़ने के लिए कहते थे। 20 नवंबर 1551 को हुमायूं के सबसे छोटे भाई हिंदलाज मिर्जा कमरान मिर्जा की सेना के खिलाफ लड़ाई में मारे गए। अपने भाई की मृत्यु का समाचार सुनकर हुमायूं शोक में डूब गया। 9 वर्षीय अकबर की गजनी के गवर्नर के रूप में पहली नियुक्ति के समय उन्होंने हिडल की बेटी रुकाया सुल्तान बेगम, जो उनकी पहली पत्नी थी, से शादी की। हुमायूं ने अकबर को हिंडल की सेना की कामना सौंपी और शाही जोड़े को हिडल की सारी संपत्ति प्रदान की। अकबर की रुकैया से शादी पंजाब की जलधारा में हुई थी, जब वे दोनों 14 साल के थे। शेर शाह सूरी के बेटे इस्लाम शाह के उत्तराधिकारी पूर्ण अराजकता के बाद हुमायूं ने 1555 में दिल्ली पर पूर्ण कब्जा कर लिया। अपने फारसी सहयोगी तहमस पर प्रथम धारा आंशिक रूप से प्रदान की गई सेना का नेतृत्व करते हुए कुछ महीने बाद हुमायूं की मृत्यु हो गई। अकबर के संरक्षक बैराम खान ने अकबर के उत्तराधिकारी की तैयारी के लिए अपनी मृत्यु को छुपाया। 14 फरवरी 1556 को अकबर ने हुमायूं का उत्तराधिकारी बना लिया, जब वह मुगल सिंहासन को पूर्ण प्राप्त करने के लिए सिकंदर शाह के खिलाफ युद्ध के बीच में था। कलौनर पंजाब में 14 वर्षीय अकबर को बैराम खान द्वारा एक नवनिर्मित पर सिंहासन पर बैठाया गया और उसे शाहजहां घोषित किया गया था। बैराम खान के व्यवस्था होने तक उनकी ओर से शासन किया। अकबर के सैन्य अभियानों ने भारतीय उपमहाद्वीप में मुगल शासन को मजबूत किया। अकबर ने मनसबदरी प्रणाली के संगठन परिवर्तन के लिए
जिसका उपयोग उसके दादा बाबर और उसके पिता के अधीन मुगल सेना में किया गया था। संगठन में सुधारों के साथ साथ तोपों, किलेबंदी और हाथियों के उपयोग में नवाचार भी हुआ। अकबर ने माचिस की तिल्लियों में भी रुचि ली और विभिन्न संघर्षों के दौरान इसका प्रभावी ढंग से उपयोग किया। उन्होंने उत्तर अग्निशस्त्रों और तोपखानों की खरीद में ऑटोनॉमस, साथ ही यूरोपियन, विशेष रूप से पुर्तगाली और इटालियंस की मदद मांगी। अकबर के वजीर अब्दुल फजल एक बार घोषणा की थी कि तुर्की को छोड़कर शायद कोई ऐसा देश नहीं है जिसकी बंदूकों के पास सरकार को सुरक्षित रखने का साधन से अधिक हो। विद्वानों और इतिहासकारों ने भारत में मुगलों की सफलता का विश्लेषण करने के लिए भालू शर्मा शब्द का इस्तेमाल किया। अकबर के पिता हुमायूं ने सफाविद के समर्थन से पंजाब, दिल्ली और आगरा पर नियंत्रण हासिल कर लिया था, लेकिन जब अकबर ने गद्दी संभाली तब मुगल शासन अभी भी अनिश्चित था। हुमायूं की मृत्यु के बाद जब सूरों ने आगरा और दिल्ली पर कब्जा कर लिया तो अकबर की उम्र और मुगल गढ़ कबूल से सैन्य सहायता की कमी, जो बक्सा के शासक राजकुमार मिर्जा सुलेमान के आक्रमण के बीच में था। जब उनके शासक बैरम खान ने मुगल सेना को नियमित करने के लिए युद्ध परिषद बुलाई तो अकबर ने किसी भी सरदार ने इसकी मंजूरी नहीं दी। बैरम खान अंतर रईसियों पर हावी होने में सक्षम था और यह निर्णय लिया गया कि मुगल पंजाब में सबसे मजबूत सूर्य संरक्षक सिकंदर शाह सूरी के खिलाफ मार्च करेगा। दिल्ली को तरगी बेद खान के अधीन छोड़ दिया गया। मुगल सेना को निकट आते ही सिकंदर शाह सूरी ने युद्ध टाल दिया। अकबर को सूरों शासकों में से एक के मंत्री और सेनापति हेमू का भी सामना करना पड़ा, जिसने खुद को हिंदू सम्राट घोषित किया था। मुगलों को भारत गंगा के मैदानों से निष्क्रिय कर दिया था। बैरम खान के आग्रह पर, जिसने हेमू के अपनी स्थिति को मजबूत करने से पहले मुगल सेना को फिर से तैनात किया, अकबर ने इसे पुनः प्राप्त करने के लिए दिल्ली पर चढ़ाई की। बैरम खान के नेतृत्व में उनकी सेना ने 5 नवंबर 1556 को दिल्ली से 50 मील उत्तर में पानीपत की रूसी लड़ाई में हेमू और सूना को हराया। लड़ाई के तुरंत बाद मुगल सेना ने दिल्ली और फिर आगरा पर कब्जा कर लिया। अकबर ने दिल्ली में विजयी प्रवेश किया, जहां वह 1 महीने तक रहा। फिर वह और बैरम खान सिकंदर शाह सूरी से निपटने के लिए पंजाब लौट आया, जो फिर से सक्रिय हो गया था। अगले 6 महीनों में मुगलों सिकंदर के खिलाफ एक और बड़ी लड़ाई जीत ली, जो पूर्व बंगाल में भाग गया था। अकबर और उसकी सेना ने लाहौर पर कब्जा कर लिया और फिर पंजाब में मुल्तान पर कब्जा कर लिया। 1558 में मुस्लिम शासक की हार और पलायन के बाद अकबर ने राजपूताना का प्रवेश द्वार अजमेर पर कब्जा कर लिया। मुगलों ने ग्वालियर किले पर भी कब्जा कर लिया और सूर सेनाओं को हरा दिया, जो कि नर्मदा नदी के उत्तर में एक गढ़ था। फजल के अनुसार शाही बेगमों को मुगल अमीरों के परिवारों के साथ उस समय काबुल से भारत लाया गया था, ताकि लोगों को व्यवस्थित किया जा सके और उन्हें उस देश में जाने के कुछ हद तक रोका जा सके जहां वे आदी थे। अकबर ने स्पष्ट कर दिया कि वह भारत में रहेगा और अपने दादा और पिता के विपरीत, जिन्होंने अस्थायी शासक के रूप में शासन किया था। 1559 तक मुगलों ने दक्षिण में राजपूताना और मालवा में एक अभियान शुरू कर दिया था। हालांकि अकबर के अपने शासक बैरम खान के साथ विवादों ने अस्थायी रूप से विस्तार को समाप्त कर दिया था। युवा सम्राट 18 वर्ष की आयु में साम्राज्य के मामलों में के प्रबंधन में अधिक सक्रिय में भाग लेना चाहते थे। अपनी पलक मां, महम्मा आगा और अन्य रिश्तेदारों के आग्रह पर अकबर ने 1560 के वसंत में अदालत में एक विवाद के बाद बैरम खान का बख्शत कर दिया और उसे हज पर मक्का जाने का आदेश दिया। बैरम खान मक्का के लिए रवाना हुआ, लेकिन रास्ते में उनके लिए पंजाब में मुगल सेना ने उन्हें हरा दिया और आत्मसमर्पण करने के लिए मजबूर किया। अकबर ने उसे माफ कर दिया और उसे या तो अपने दरबार में बने रहने या अपनी तीर्थ यात्रा फिर से शुरू करने का विकल्प दिया। बैरम ने बाद वाला चुना। बाद में बैरम खान की मक्का जाते समय कथित तौर पर व्यक्तिगत प्रतिशोध की भावना से एक अफगाना द्वारा हत्या कर दी गई। 1560 में अकबर ने सैन्य अभियान फिर से शुरू किया। उनके पालक भाई अदम खान और मुगल कमांडर पीर मोहम्मद खान की कमान के तहत एक मुगल सेना ने मालवा पर मुगल विजय शुरू की। अफगाना शासक बाज बहादुर सरगपुर की लड़ाई में हार गया था और अपने हराम खजाने और युद्ध के हथियारों को छोड़कर शरण के लिए खानदेश भाग गया था।
पारंपरिक सफलता के बावजूद अकबर अंततः अभियान के परिणामों से नाखुश था। उनके पालक भाई ने सारा लूट का माल अपने पास रख लिया और आत्मसमर्पण करने वाले गैरीसान, उनकी पत्नी और बच्चों को और कई मुस्लिम धर्मशास्त्रियों और सैयदों जो मोहम्मद के वसत थे को मारने की मध्य एशियाई प्रथा का पालन किया। अकबर ने अधम खान का सामना करने और उसे कमान से मुक्त करने के लिए व्यक्तिगत रूप से मालवा की ओर प्रार्थना की। फिर पीर मोहम्मद खान को बाज बहादुर का पीछा करने के लिए भेजा गया, लेकिन खानदेश और बराबर के शासकों के गठबंधन ने उसे हरा दिया। बाज बहादुर ने अस्थायी रूप से मालवा पर नियंत्रण हासिल कर लिया, जब तक कि अगले वर्ष अकबर ने आक्रमण करने और राज्य पर कब्जा करने के लिए एक और मुगल सेना नहीं भेजी। मालवा अकबर के शासनकाल के नवजात शाही प्रशासन का एक प्रांत बन गया। बाज बहादुर 8 साल बाद 1570 में अकबर के अधीन सेवा लेने तक विभिन्न अदालत में शरणार्थी के रूप में जीवित रहे। जब 1561 के अंत में अदम खान ने एक अन्य विवाद के बाद अकबर का सामना किया तो सम्राट ने उसे छत से आगरा के महल के प्रांगण में फेंक दिया। अभी भी जीवित अदम खान को उसकी मृत्यु सुनिश्चित करने के लिए अकबर द्वारा घसीटा गया और एक बार फिर अगन में फेंक दिया गया। अदम खान की मृत्यु के बाद अकबर ने किसी भी महान व्यक्ति को आध्यात्मिक शक्तिशाली बनने से रोकने के लिए शाही शासन के विविध पहलुओं से संबंधित विशेष मंत्री पदों के बीच अधिकार वितरित किए। जब 1564 में उज्जैन सरदारों के एक शक्तिशाली कबीले ने विद्रोह कर दिया तो अकबर ने उन्हें मालवा और फिर बिहार में खदेड़ दिया। उसने विद्रोही नेताओं को क्षमा कर दिया उस उम्मीद से कि वे संत हो जाएंगे, लेकिन उन्होंने फिर से विद्रोह कर दिया। अकबर ने उनके दूसरे विद्रोह को दबा दिया। तीसरे विद्रोह के बाद मिर्जा मोहम्मद हकीम अकबर के भाई और काबुल के मुगल शासक की उद्घोषणा के साथ कई उज़्बेक सरदार मारे गए और विद्रोही नेताओं को हाथियों के नीचे कुचलकर मार डाला गया। इसके साथ ही अकबर के दूर के चचेरे भाइयों का एक समूह मिर्जा, जिनके पास आगरा के पास महत्वपूर्ण जागीरें थी, ने विद्रोह कर दिया और अकबर से हार गया। 1566 में अकबर ने अपने भाई मोहम्मद हफीज की सेना में मिलने के लिए चला गया, जिसने शाही सिंहासन पर कब्जा करने के इरादे से पंजाब में चढ़ाई की थी। एक शांतिपूर्ण टकराव के बाद मोहम्मद हकीम ने अकबर की स्वेच्छा स्वीकार कर ली और काबुल वापस लौट गए। 1564 में मुगल सेनाओं के गढ़ पर विजय प्राप्त करना शुरू किया, जो मध्य भारत का एक कम आबादी वाला पहाड़ी क्षेत्र था, जो जंगली हाथियों के झुंड के कारण मुगलों के लिए दिलचस्प था। इस क्षेत्र पर राजा वीर नारायण, एक नाबालिग, और उसकी मां घोड़ों की राजपूत युद्ध रानी दुर्गावती का शासन था। अकबर के व्यक्तिगत रूप से अभियान का नेतृत्व नहीं किया, क्योंकि वह उज़्बेक विद्रोह में व्यस्त था और अभियान के कोर काल में मुगल गवर्नर असफ खान के हाथों में छोड़ दिया था। दामोह की लड़ाई में हार के बाद दुर्गावती ने आत्महत्या कर ली, जबकि राजा वीर नारायण घोड़ों के पहाड़ी किले चौरागढ़ के पतन में मारे गए। मुगलों ने अनुकूल संपत्ति जब्त की, जिसमें बेहिसाब मात्रा में सोना, चांदी, जवाहरात और 1000 हाथी शामिल थे। दुर्गावती की छोटी बहन कमला देवी को मुगल हरम में भेजा दिया गया। दुर्गावती के मृत पति के भाई को क्षेत्र के मुगल प्रशासक के रूप में स्थापित किया गया था। मालवा की तरह अकबर ने गोंडवाना की विजय को लेकर अपने जागीरदारों के साथ विवाद किया। असफ खान पर अधिकांश खजाना अपने पास रखने और केवल 200 हाथियों को अकबर को वापस भेजने का आरोप लगाया गया। जब हिसाब ने देने के लिए बुलाया गया तो वह गोंडवाना से भाग गए। वह पहले उज़्बेकों के पास गया, फिर गोंडवाना और लौट आया, जहां मुगल सेना ने उसका पीछा किया। अंत में उन्होंने समर्पण कर दिया और अकबर ने उन्हें उनकी पिछली स्थिति में बहाल कर दिया। जनवरी 1564 में जब अकबर दिल्ली के पास हजरत निजामुद्दीन की दरगाह की यात्रा से लौट रहे थे तो एक हत्यारे ने उन पर तीर चलाया, जो उनके दाहिने कंधे को छेद गया। सम्राट ने पकड़े गए हत्यारे मिर्जा सैफुद्दीन का गुलाम, जो अकबर के दरबार का एक कुलीन व्यक्ति था, जिसका हालिया विद्रोह दबा दिया गया था, सिर कलम करने का आदेश दिया था। उत्तरी भारत पर मुगल शासन स्थापित करने के बाद अकबर ने अपना ध्यान राजपूताना की विजय की ओर लगाया, जो रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण था, क्योंकि वह भारत गंगा के मैदानों के किनारे सत्ता का एक प्रतिद्वंदी केंद्र था। मुगलों ने पहले ही मेवात, अजमेर और नागौर में उत्तरी राजपूताना के कुछ हिस्सों पर प्रभुत्व स्थापित कर लिया था। अकबर ने राजपूताना के हृदय स्थलों को जीतना चाहा था, जो पहले शायद ही कभी दिल्ली सल्तनत के मुस्लिम शासकों के सामने झुके थे। 1561 से शुरू होकर मुगलों ने राजपूतों को युद्ध और कूटनीति में सक्रिय रूप से शामिल किया।
अधिकांश राजपूत राज्यों ने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली। हालांकि मेवाड़ और मारवाड़ के शासक उदय सिंह द्वितीय और चंद्रसेन राठौर शाही सीमा से बाहर रहे। उदय सिंह सिसोदिया शासक राणा सांगा के वंशज थे, जिन्होंने 1527 में खानवा की लड़ाई में बाबर से लड़ाई की थी। सिसोदिया कबीले के मुखिया के रूप में उन्हें भारत के सभी राजपूत राजाओं और सरदारों की तुलना में सर्वोच्च अनुशासन का दर्जा प्राप्त था। मुगलों ने राजपूतों के बीच अपने शाही अधिकार का दावा करने के लिए उदय सिंह को हराना आवश्यक समझा। अपने शासनकाल की इस अवधि के दौरान अकबर अभी भी इस्लाम के प्रति समर्पित था और अपने समकालीनों द्वारा हिंदू धर्म में सबसे प्रतिष्ठित योद्धाओं के रूप में जाने वाले लोगों पर अपने विश्वास की श्रेष्ठता को स्थापित करने की कोशिश कर रहा था। 1567 में अकबर ने मेवाड़ के चित्तौड़ किले पर आक्रमण किया। मेवाड़ की किले राजधानी का रणनीतिक महत्व था, क्योंकि यह आगरा से गुजरात तक के सबसे छोटे मार्ग पर स्थित था और इसे राजपूताना का आंतरिक हिस्सा पर कब्जा करने की कुंजी भी माना जाता था। उदय सिंह अपनी राजधानी की रक्षा के प्रभारी को राजदूतों, योद्धाओं जयमाल और पता को छोड़कर मेवाड़ की पहाड़ियों में पीछे हट गए। 4 महीने की घेराबंदी के बाद फरवरी 1568 में चित्तौड़गढ़ घिर गया। चित्तौड़ के पतन को अकबर ने फकीर बर इस्लाम की जीत के रूप में घोषित किया था। 9 मार्च 1575 को जारी अपने फतहनामा में अपनी जीत की खबरें देते हुए अकबर ने लिखा, अपनी खून की प्यासी तलवार की मदद से हमने उनके दिमाग से बेवफाई के निशान मिटा दिए हैं और मंदिरों को नष्ट कर दिए हैं उन जगहों पर पूरे हिंदुस्तान में। अकबर ने अपने अधिकार का प्रदर्शन करने के लिए जीवित रक्षकों को 30 लाख और घायल लड़कों का नसाहार करवाया और उनके सिर पूरे क्षेत्र में टावरों पर लगवाए। अकबर 3 दिनों तक चित्तौड़गढ़ में रहा, फिर आगरा लौट आया, जहां जीत का जश्न मनाने के लिए उसने अपने किले के द्वार पर हाथियों पर सवार जयमाला और पत्ता की मूर्तियां स्थापित की। इसके बाद उदय सिंह कभी भी मेवाड़ में अपने पहाड़ी आश्रय से बाहर नहीं निकले। चित्तौड़गढ़ के पतन के बाद 1568 में रणथंभौर किले पर मुगल हमला हुआ। रणथंभौर पर हड़ा राजपूतों का कब्जा था और यह भारत का सबसे शक्तिशाली किला माना जाता था। हालांकि यह कुछ महीनों के बाद गिर गया। उस समय अधिकांश राजपूत राजाओं ने मुगलों के सामने समर्पण कर दिया था। केवल मेवाड़ के कबीले ही विरोध करते थे। उदय सिंह के पुत्र और अधिकारी प्रताप सिंह बाद में 1576 में हल्दी घाटी की लड़ाई में मुगलों से हार गए। अकबर 23 मील की एक नई राजधानी के नींव रखाकर राजपूताना पर अपनी विजय का जश्न मनाने लगा। आगरा के पश्चिम दक्षिणी में 1569 में इसे फतेहपुर शिकारी या विजय का शहर कहा जाता था। प्रताप सिंह ने मुगलों पर हमला जारी रखा और अकबर के शासनकाल के दौरान अपने अधिकांश राज्यों को बरकरार रखने में सक्षम रहे। अकबर का अगला सैन्य उद्देश्य गुजरात और बंगाल की विजय था, जो भारत को अरब सागर और बंगाल की खाड़ी के माध्यम से एशिया, अफ्रीका और यूरोप को व्यावहारिक केंद्रों से जोड़ता था। गुजरात भी विद्रोही मुगल सरदारों का स्वर्ग रहा है। बंगाल में अफगानों का अभी भी उनके शासक सुलेमान खान करानी से अधीन काफ़ी प्रभाव था। अकबर ने सबसे पहले गुजरात पर आक्रमण किया, जो राजपूताना और मालवा की मुगल प्रांतों के अंतर्गत आता था। गुजरात के केंद्रीय मैदान में समुद्र कृषि उत्पादन के क्षेत्र, कपड़ा और अन्य औद्योगिक वस्तुओं का प्रभावशाली उत्पादन और भारत के सबसे व्यस्त बंदरगाह थे। अकबर का इरादा समुद्री राज्यों को सिंधु गंगा के मैदानों के विशाल संसाधनों से जोड़ने का था। गुजरात के साथ युद्ध करने का अकबर का प्रत्यक्ष कारण यह था कि विद्रोही मिर्जा, जिन्हें पहले भारत से बाहर निकाल दिया गया था, अब दक्षिणी गुजरात में एक अड्डे से काम कर रहे थे। इसके अलावा अकबर को गुजरात में सत्तारूढ़ राजा को पद से हटाने के लिए घोटोक में नियमात मिला था, जो आगे चलकर उसने सैन्य अभियान का औपचारिक के रूप से काम करता था। 1572 में अकबर राजधानी अहमदाबाद और अन्य उत्तरी शहरों पर कब्जा करने चला गया और उसे गुजरात का वैध सपुत्र घोषित कर दिया गया। 1573 तक उन्हें मिर्जाओं को बाहर निकाल दिया था, जो सांकेतिक प्रतिरोध करने के बाद दफन में शरण के लिए भाग गए थे। क्षेत्र की वाणिज्य की राजधानी सूरत और अन्य तटीय शहरों ने जल्द ही मुगलों के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। राजा मुजफ्फर शाह तृतीय एक मकाई के खेत में छिपा हुआ पकड़ा गया था। उन्हें अकबर द्वारा एक छोटे से भक्त के साथ पेशन दी गई थी। इसके बाद अकबर फतेहपुर सिकरी लौट आया, जहां उसने अपनी जीत की याद में बुलंद दरवाजा बनवाया। लेकिन इधर के राजपूत शासक द्वारा समर्थित अफगान अमीरों के विद्रोह के साथ साथ मिर्जाओं की नई साजिशों ने उन्हें गुजरात लौटने के लिए मजबूर कर दिया।
अकबर ने राजपूताना को पार किया और 11 दिनों में अहमदाबाद पहुंचा। एक यात्रा जिसमें आमतौर पर 6 सप्ताह लगे थे। 2 सितंबर 1573 को अत्याधिक संख्या में मुगल सेना ने नियंत्रण जीत हासिल की। अकबर ने विद्रोही नेताओं को मार डाला और उनके काटे हुए सिरों से एक टावर बनवाया। गुजरात की विजय और अधीनता मुगलों के लिए अधिक लाभदायक साबित हुई। खर्चों के बाद इस क्षेत्र से अकबर ने खजाने में सालाना 5 बिलियन रुपये से अधिक का राजस्व आता था। गुजरात पर विजय प्राप्त करने के बाद अफगाना शाही का शीर्ष केंद्र बंगाल था। 1572 में सुलेमान खान का बेटा दाऊद खान उसका उत्तराधिकारी बना। दाऊद खान ने मुगल शासन को परिभाषित किया, राजघराना का प्रतीक चिन्ह ग्रहण किया और आदेश दिया कि खुताबा अकबर के बजाय उसके नाम पर घोषित किया जाए। बिहार के मुगल गवर्नर मुनीम खान को दाऊद खान को दंडित करने का आदेश दिया गया था। अंततः अकबर स्वयं बंगाल की ओर निकल पड़ा और 1574 में मुगलों में दाऊद खान से पटना छीन लिया, जो बंगाल भाग गया था। अकबर फिर फतेहपुर सिकारी लौट आया और अभियान समाप्त करने के लिए अपने सेनापतियों को छोड़ दिया। मुगल सेना बाद में 1575 में तुकराउ की लड़ाई में विजयी रही, जिसके कारण बंगाल और बिहार के कुछ हिस्सों पर कब्जा हो गया जो दाऊद खान के प्रभुत्व में थे। केवल ओडिशा ही मुगल साम्राज्य की जागीर के रूप में करानी राजवंश के हाथों में रह गया। हालांकि 1 साल बाद दाऊद खान ने विद्रोह कर दिया और बंगाल को फिर से हासिल करने का प्रयास किया। वह मुगल सेनापति खान जहान कुली से हार गया और निवासन में भाग गया। दाऊद खान को बाद में मुगल सेना ने पकड़ लिया और मार डाला। उनके कटे हुए सिर को अकबर के पास भेज दिया गया, जबकि उनके अंगों को बगल में मुगल राजधानी टंडा में काट दिया गया। गुजरात और बंगाल की विजय के बाद अकबर घरेलू चिंताओं में व्यस्त था। उन्होंने 1581 तक सैन्य अभियान पर फतेहपुर सिकारी को नहीं छोड़ा, जब उनके भाई मिर्जा मोहम्मद हकीम ने पंजाब पर फिर से आक्रमण किया। अकबर ने अपने भाई को काबुल से निष्कासित कर दिया और उसे सत्ता से हटाने के लिए अभियान चलाया। उसी समय अकबर से सरदार अफगानिस्तान से साम्राज्य की हिस्सेदारी का प्रबंधन करने के लिए भारत छोड़ने का विरोध कर रहे थे। अबुल फजल के अनुसार वे अफगानिस्तान की ठंड से डरते थे। इसी तरह मुगल सेना में हिंदू अधिकारियों की पारंपरिक निषेध के कारण सिंधु नदी पर करने से रोका गया था। उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए अकबर ने उन्हें 8 महीने पहले वेतन प्रदान किया था। अगस्त 1581 में अकबर ने काबुल पर कब्जा कर लिया और बाबर के पुराने गढ़ में निवास किया। वह 3 सप्ताह तक रहा और उसका भाई पहाड़ों में भाग गया। अकबर ने काबुल को अपनी बहन बख्ता उन निसा बेगम के हाथों में छोड़ दिया और भारत लौट आया। फिर उन्होंने अपने भाई को माफ़ कर दिया, जिसने काबुल में मुगल प्रशासन का वास्तविक नियंत्रण अपने हाथ में लिया था। बख्ता उन्ना निसा अधिकारी गवर्नर बने रहे। 1585 में मोहम्मद हकीम की मृत्यु के बाद काबुल अकबर के हाथों में चला गया और आधिकारिक तौर पर मुगल साम्राज्य का एक प्रांत के रूप में शामिल किया गया। काबुल अभियान साम्राज्य की उत्तरी सीमाओं पर गतिविधि की एक लंबी अवधि की शुरुआत थी। 1585 में शुरू होकर 13 वर्षों तक अकबर उत्तर में रहा और अपनी राजधानी को लाहौर में स्थानित कर दिया, जबकि वह उज़्बेक जनजातियों की चुनौतियों से निपट रहा था, जिसने उसके दादा बाबर को मध्य एशिया से बाहर निकाल दिया गया था। उज़्बेक अब्दुल्ला खान साहबिंदा के अधीन संगठित थे, जो एक सैन्य सरदार था जिसने अकबर से दूर के तिरुमुंडी रिश्तेदारों से बक्सा और बल्खा को जबरदस्त कर लिया, जिसके सैनिकों ने मुगल साम्राज्य के उत्तर पश्चिमी सीमाओं को चुनौती दी थी। उज़्बेकिस ने सीमा पर अफगाना जनजातियों को भी सब्सिडी दी, जो मुगलों के प्रति शत्रु थे। जनजातियों को बजूर और सौगात की यूसुफजाई धारा चुनौती महसूस हुई और वे रोस्तनी संप्रदाय के संस्थापक एक नए धार्मिक नेता बायजीद से प्रेरित थे। 1586 में अकबर ने अब्दुल्ला खान के साथ एक समझौते पर बातचीत की, जिसमें मुगल सफाविद आयोजित खुरसाना पर उज़्बेक आक्रमण के दौरान तटस्थ रहने पर सहमत हुए। बदले में अब्दुल्ला खान मुगलों के प्रति शत्रुपूर्ण अफगाना जनजातियों को सम्मत देने, सब्सिडी देना या शरण देने से परहेज करने पर सहमत हुआ। बदले में अकबर ने यूसुफजाई और अन्य विद्रोही को शांत करने के लिए अभियानों की एक श्रृंखला शुरू की। अकबर ने जैन खान को अफगाना जनजातियों के खिलाफ एक अभियान का नेतृत्व करने का आदेश दिया। राजा बीरबल, जो अकबर के दरबार में एक प्रसिद्ध मंत्री थे, को भी सैन्य काम सौंपने गई थी। अभियान विफल रहा और पहाड़ों से पीछे हटने पर फरवरी 1586 में मलदराई पर अफगानों द्वारा बीरबल और उनके दल पर घात लगाकर हमला किया गया और उन्हें मार डाला गया। अकबर ने राजा
टोडरमल की कमाने के तहत यूसुफजाई भूमि पर फिर से कब्जा करने के लिए तुरंत नई सेना उतारी। अगले 6 वर्षों में मुगलों ने यूसुफजाई को पहाड़ी घाटियों से सीमित कर दिया, जिससे सौद और बाजारों में कई प्रमुख को अधीन होने के लिए मजबूर होना पड़ा। इस क्षेत्र को सुरक्षित करने के लिए दर्जनों किले बनाए गए और उन पर कब्जा कर लिया गया। उज़्बेकों के साथ अपने समझौते के बावजूद अकबर के मध्य एशिया को फिर से जीतने की एक गुप्त आशा का पोषण किया, लेकिन बदख्शां शाह और बल्ला का ढूंढता से उज़्बेक प्रभुत्व का हिस्सा बने रहे। 1598 में अब्दुल्ला खान की मृत्यु हो गई और 1600 तक विद्रोही अफगान जनजातियों में से अंतिम को अपने अधीन कर लिया। इसके अतिरिक्त रोशनिया आंदोलन को दबा दिया गया। अफरीदी और औरकजाई जनजातियों जो रोशनियों के अधीन उभरी थी, अधीन कर ली गई और आंदोलन के नेताओं को पकड़ लिया गया और निर्वासित कर दिया गया। रोशनी आंदोलन के संस्थापक बायजीद का बेटा जलालुद्दीन को 1601 गजनी के पास मुगल सैनिकों के साथ लड़ाई में मारा गया था। जब अकबर लाहौर में उज़्बेकों से निपट रहा था, तब उसने सीमावर्ती पर्वतों को सुरक्षित करने के लिए सिंधु घाटी को अपने अधीन करने की कोशिश की। 1585 में सियाह चक्का राजवंश के शासक राजा अली शाह द्वारा अपने बेटे को बंधक के रूप में मुगल दरबार में भेजने से इनकार करने के बाद उन्होंने ऊपरी सिंधु बेसिन में कश्मीर को जीतने के लिए एक सेना भेजी। अली शाह ने तुरंत मुगलों के सामने आत्मसमर्पण कर दिया, लेकिन उनके एक अन्य बेटे याकूब ने खुद को राजा के रूप में ताज पहनाया और मुगल सेनाओं के खिलाफ प्रतिरोध का नेतृत्व किया। जून 1589 में अकबर ने याकूब और उसकी विद्रोही सेना का आत्मसमर्पण प्राप्त करने के लिए लाहौर में श्रीनगर की यात्रा की। बलिष्ठ खान और लद्दाख जो कश्मीर से सटे तिब्बती पड़ते थे, अकबर ने अपनी निष्ठा की प्रतिज्ञा की। मुगल 39 सिंधु घाटी में सिंध को जीतने के लिए भी आगे बढ़े। 1574 से भागकर उत्तरी किला शाही नियंत्रण में रहा। 1586 में मुल्तान के मुगल गवर्नर ने दक्षिणी सिंध में ठट्टा के स्वतंत्र शासक मिर्जा बयानी बेग के आत्मसमर्पण को सुरक्षित करने की कोशिश की और असफल रहे। अकबर ने क्षेत्र की नजीक राजधानी शाहवाना को घेरने के लिए एक मुगल सेना भेजकर जवाब दिया। जानी बेग ने मुगलों से मुकाबला करने के लिए एक बड़ी सेना जुटाई। शाहवान की लड़ाई में संख्या से अधिक मुगल सेना ने सिंधी सेना को हरा दिया। आगे की हार झेलने के बाद जानी बेगम ने 1591 में मुगलों के सामने आत्मसमर्पण कर दिया और 1593 में लाहौर में अकबर को श्रद्धांजलि दी। बालूचिस्तान के कुछ हिस्सों पर कब्जा। 1586 की शुरुआत में नाममात्र पानी अफगान शासन के तहत लगभग आधा दर्जन बालूची प्रमुख को खुद को अकबर को अधीन करने के लिए राजी कर लिया गया था। कंधार को सफावादियों से लेने की तैयारी में अकबर ने 1595 में मुगल सेना को बालूचिस्तान पे अफगान अधिकृत बाकी हिस्से को जीतने का आदेश दिया। मुगल जनरल मीर मसूद ने सीबी के गढ़ पर हमले का नेतृत्व किया, जो क्वेटा के उत्तर पूर्व में था, और युद्ध में स्थानीय सरदारों के गठबंधन को हराया। उन्हें मुगल वर्चस्व को स्वीकार करना और अकबर को दरबार में उपस्थित होना आवश्यक था। परिणाम स्वरूप मकराना तट सहित बालूचिस्तान के आधुनिक पाकिस्तानी और अफगान हिस्से मुगल साम्राज्य का हिस्सा बन गया। आपविदा और कंधार, जिसे प्राचीन भारतीय साम्राज्य गंधार के रूप में भी जाना जाता है, मुगलों के साथ साम्राज्य के पूर्व सरदार जिसने 14वीं शताब्दी में पश्चिमी मध्य और दक्षिण एशिया के अधिकांश हिस्सों पर विजय प्राप्त की थी। समय से संबंध, हालांकि सापविदा ने इसे खुरासान के फारसी शासित क्षेत्र का उपमा माना और मुगल सम्राटों के साथ इसके संबंध को हड़पना घोषित कर दिया। 1598 में जब अकबर उत्तरी भारत पर अपना शासन मजबूर कर रहा था, सापविदा शाह तमाशा प्रथम ने कंधार पर कब्जा कर लिया। उसके मुगल गवर्नर को निष्कासित कर दिया। कंधार की पुनः प्राप्ति अकबर के लिए प्राथमिकता नहीं थी, लेकिन उत्तरी सीमाओं पर अपनी सैन्य गतिविधि के बाद वह मुगल नियंत्रण बहाल करने के लिए आगे बढ़े। उस समय वह क्षेत्र उज़्बेक से भी खतरे में था, लेकिन फारस के सम्राट जो स्वयं ओटोमन तुर्कों से घिरे हुए थे, तुष्टीकरण में भेजने में असमर्थ थे। 1593 में अकबर को निर्वासित सफाविदा राजकुमार रुस्तम मिर्जा ने मुगलों के प्रति निष्ठा की प्रतिज्ञा की। उन्होंने 5000 सैनिकों से अधिक का मनसाब पद दिया गया और जागीर के रूप में मुल्ताना प्राप्त हुआ। सफाविदा राजकुमार के कंधार के गवर्नर मुजफ्फर हुसैन भी मुगलों के साथ जाने के लिए सहमत हो गए। हुसैन, जो अपने अधिपति शाह अब्बास के साथ शत्रुपूर्णता संबंध में था, 5000
5,000 पुरुषों का दर्जन दिया गया था और उसकी बेटी कंधारी बेगम की शादी अकबर के पोते मुगल राजकुमार खुर्रम से हुई थी। कंधार को 1595 में मुगल जनरल शाह बेगम खान के नेतृत्व में एक गहरी सेना के आगमन के साथ सुरक्षित किया गया था। कंधार पर पूर्ण कब्जा करने से मुगल फर्सी संबंधों में स्पष्ट रूप से कोई देवता नहीं आया। अकबर और फर्सी शाह ने राजदूतों और उपहारों का आदान प्रदान जारी रखा। हालांकि दोनों के बीच सत्ता समीकरण अब मुगलों के पक्ष में बदल गया था। 92 में अकबर ने दक्कन के सुल्तानों के खिलाफ सैन्य अभियान शुरू किया, जिन्होंने उसके अधिकार के आगे समर्पण नहीं किया था। उन्होंने 1595 में अहमदाबाद नगर किले को घेर लिया, जिसमें चांद बीबी को बरार छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा। एक के बाद विद्रोह ने अकबर को अगस्त 1600 में किला लेने के लिए मजबूर कर दिया। अकबर ने बुरहानपुर पर कब्जा कर लिया और 1599 में असीरगढ़ किले को घेर लिया और 17 जनवरी 1601 को इसे ले लिया, जब खानदेश सल्ताना के मीराना बहादुर शाह ने खानदेश को छोड़ने से इनकार कर दिया। इसके बाद अकबर ने राजकुमार दनियाल के अध्ययन अहमदाबाद नगर, बरार और खानदेश के सूबा की स्थापना की। 1605 में अपनी मृत्यु के समय तक अकबर ने बगल की खाड़ी से लेकर कंधार और बदशाह तक के अध्यापक क्षेत्र पर नियंत्रण कर लिया था। उसने सिंध और सूरत में पश्चिमी समुद्र को छू लिया था और मध्य भारत में अच्छी तरह से फैला हुआ था। अकबर की केंद्र सरकार की प्रणाली उस प्रणाली पर आधारित थी जो दिल्ली सल्तनत के बाद से विकसित हुई थी। अकबर ने नियमों के विस्तृत सेट के साथ अनुभागों का पुनर्गठित किया। राज्यस्व विभाग का प्रमुख एक वजीर होता था, जो जागीर, इनाम, भूमि के सभी वित्त और प्रबंधन के लिए जिम्मेदार होता था। सेना के मुखिया को मीर बख्शी कहा जाता था, जिसे दरबार के प्रमुख अमीरों में से नियुक्त किया जाता था। मीर बख्शी खुफिया जानकारी एकत्र करने का प्रभारी था और सैन्य नियुक्ति और पदोन्नति के लिए सम्राट को सिफारिश भी करता था। मीर समन हरम सहित सही घराने का प्रभारी था। अदालत और सही अंगरक्षकों के कामकाज की निगरानी करता था। न्यायपालिका का एक अलग संगठन था, जिसका नेतृत्व एक मुख्य काजी करता था, जो धार्मिक मान्यताओं और प्रथाओं के लिए जिम्मेदार था। पार लगाना। अकबर ने शेर शाह सूरी द्वारा इस्तेमाल की गई प्रणाली को अपनाकर भू राजस्व प्रशासन में सुधार किया। गांव राजस्व निर्धारण की प्राथमिक इकाई बन रहा। खेती वाले क्षेत्रों को शाही दरबार में प्रचलित कीमतों के आधार पर फसल के प्रकार और उत्पादों के आधार पर निश्चित दरों के माध्यम से मापा और करा लगाया जाता था। इस प्रणाली ने किसानों पर बोझ डाला, क्योंकि शाही दरबार में कीमतें अक्सर ग्रामीण इलाकों की तुलना में अधिक थी। अकबर ने वार्षिक मूल्यांकन की एक विकेंद्रीय प्रणाली भी शुरू की, जिसके परिणामस्वरूप स्थानीय अधिकारियों के बीच भ्रष्टाचार बढ़ गया। इस प्रणाली को 1580 में छोड़ दिया गया और इसकी जगह 10 साल ने ले ली। इसके तहत राजस्व की गणना पिछले 10 वर्ष की औसत उपज के एक तिहाई के रूप में की जाती थी, जिसका भुगतान राज्य को नकद में किया जाता था। इस प्रणाली को बाद में स्थानीय कीमतों का ध्यान में रखते हुए समान उत्पादकता वाले क्षेत्रों का मूल्यांकन मंडलों में समूहीकृत करते हुए प्रशिक्षित किया गया। बाढ़ या सूखे के दौरान फसल खराब होने पर किसानों को छूट दी जाती थी। दरअसल प्रणाली की स्थापना राजा टोडरमल ने की थी, जिन्होंने 1582-1583 के सम्राट सौंपे गए एक विस्तृत ज्ञापन में शेर शाह सूरी के अधीन एक राजस्व अधिकारी के रूप में भी काम किया था। कुछ क्षेत्रों में मूल्यांकन के अन्य स्थानीय तरीके जारी रहे, जो भूमि प्रतिप या बंजारी, उसका मूल्यांकन रियायती दरों पर किया जाता था। अकबर ने कृषि के सुधार और विस्तार को भी प्रोत्साहित किया। जमींदारों को जरूरत के समय ऋण और कृषि उपकरण प्रदान करने और किसानों का यथासंभव अधिक से अधिक भूमि जताने और उच्च गुणवत्ता वाले बीज चाप बोने के लिए प्रोत्साहित करने की आवश्यकता थी। बदले में जमींदारों को उपज का हिस्सा इकट्ठा करने का वचनगुप्त अधिकार दिया गया। किसानों को भूमि पर खेती करने का वचनगुप्त अधिकार था, जब तक वे भू राजस्व का भुगतान करते थे। राजस्व अधिकारियों को उनके वेतन का केवल 3/4 हिस्सा देने की गारंटी दी गई थी। शेष तिमाही उनके द्वारा निर्धारित राजस्व की पूरी वसूली पर निर्भर था। सैन्य संगठन। अकबर ने मनसाबदरी नामक प्रणाली के माध्यम से अपनी सेना और कुलीन वर्ग को संगठित किया। इस प्रणाली के तहत सेना में प्रत्येक अधिकारी को एक सौंपा गया था और कई घुड़सवार सेना सौंपाई गई थी, जिन्हें उसे शाही सेना को आवृत करना था। मनसाबदरों को 33 वर्गों में विभाजित किया गया था। शिक्षा 3 कमांडिंग रैंक 7 लाख से 10 लाख सैनिकों तक आमतौर पर राजकुमारों के लिए आरक्षित थे। 10 और 15,000 के बीच रैंक कुलीन वर्ग के अन्य सदस्यों के सौंपी गई थी। साम्राज्य की स्थायी सेना छोटी थी और शाही सेना से अधिक मनसबरों की टुकड़ियां शामिल थी। व्यक्तिगत को अपना
आमतौर पर निचले मर्तबा पर नियुक्त किया जाता था और फिर योग्यता और सम्राट की कृपा के आधार पर प्रोन्नत किया जाता था। प्रत्येक मनसबदार को एक निश्चित संख्या के घुड़सवार और उसके दोगुने घोड़े रखने होते थे। घोड़ों की संख्या अधिक थी क्योंकि युद्ध के समय उन्हें आराम देना पड़ता था, तेजी से बदलाना पड़ा था। अकबर ने यह सुनिश्चित करने के लिए सख्त कदम उठाए कि शस्त्र बालों की गुणवत्ता उच्च स्तर पर बनी रहे। घोड़ों का नियमित निरीक्षण किया जाता था और आमतौर पर केवल अरबी घोड़ों को ही नियोजित किया जाता था। मनसबदार उस समय दुनिया में सबसे अधिक वेतन पाने वाली सेना। अकबर सलीम चिश्ती का अनुयायी था, जो आगरा के पास शिकारी क्षेत्र में रहने वाला एक पवित्र व्यक्ति था। इस क्षेत्र को भाग्यशाली मानते हुए अकबर ने पुजारी को उपयोग के लिए वहाँ एक मस्जिद का निर्माण करवाया। इसके बाद उन्होंने 1569 में आगरा से 23 मील पश्चिम में एक नई दीवार वाली राजधानी का नींव रखकर चित्तौड़ और रंधौर पर जीत का जश्न मनाया, जिसे 1573 में गुजरात की विजय के बाद फतेहपुर नाम दिया गया था और बाद में इसे अन्य सम्मान वाले शहरों से अलग करने के लिए फतेहपुर सिकारी के नाम से जानने लगा। शहर को जल्दी छोड़ दिया गया और राजधानी को 1585 में लाहौर ले जाया गया। इतिहासकारों ने इस कदम के कई कारण बताए हैं कि जिनमें फतेहपुर सिकारी के अपर्याप्त या खराब गुणवत्ता वाली पानी की आपूर्ति, समाज के उत्तर पश्चिम क्षेत्रों में अकबर ने अभियान हानि शामिल है। अकबर कला और सांस्कृतिक शिक्षा का था। उन्होंने संस्कृत अनुवाद कराया और देशी उत्सवों में भाग लिया। सिकारी से पुस्तकालय की स्थापना की और उन्होंने पूरे क्षेत्रों में मुसलमानों और हिंदुओं दोनों की शिक्षा के लिए स्कूलों की स्थापना का आदेश दिया। उन्होंने बुक बाइंडिंग को एक उच्च कला बनाने के लिए भी प्रोत्साहित किया। अकबर की सरकार की वाणिज्यिक विस्तार की प्राथमिकता दी। व्यापारियों को प्रोत्साहित करना, लेन देन की सुरक्षा प्रदान करना और विदेशी व्यापार को प्रोत्साहित करने के लिए काम सीमा शुल्क लगाना यह भी आवश्यक है। स्थानीय प्रशासन व्यापारियों को उनके क्षेत्रों में चोरी हुए माल के लिए क्षतिपूर्ति प्रदान करे। ऐसी घटनाओं को कम करने के लिए राजमार्ग पुलिस के बैंड, जिन्हें राहदार कहा जाता है, सड़कों पर गश्त करने के और व्यापारियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए नियुक्त किया गया था। उठाए गए अन्य सक्रिय उपायों में वन्यजीव और संचारण के मार्गों का निर्माण और संरक्षण शामिल था। अकबर ने खैबर दर्द के माध्यम से परिवहन वाहनों के उपयोग को सुविधाजनक बनाने के लिए सड़कों को बेहतर बनाने के लिए ठोस प्रयास किया, जो काबुल से मुगल भारत में यात्रा करने वाले व्यापारी और यात्रियों के लिए सबसे लोकप्रिय मार्ग था। उन्होंने रणनीतिक रूप से पंजाब के मुल्ताना और लाहौर उत्तर पश्चिम शहर पर भी कब्जा कर लिया और किलों का निर्माण किया, जैसे कि ग्रैंड ट्रंक रोड और सिंधु नदी। फरस और मध्यम एशिया के साथ भूमि व्यापार मार्ग का सुरक्षित करने के लिए पूर्व सीमत के छोटे किलों का एक नेटवर्क भी बनवाया, जिन्हें थाने कहा जाता था। उन्होंने अपनी मुख्य पत्नी मरियमा उज जमानी के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय व्यापारिक व्यवस्था भी स्थापित किया, जो व्यापारी जहाज़ों के माध्यम से खड़ी देशों में नीलाम, मसालों और कपास का व्यापार चलाता था। अकबर ने सजावटी विशेषताओं वाले सिक्के पेश किए, जिनमें कुछ रुकना, बिदियार, बॉर्डर और चतुष्कोणीय अधोकोणीय शामिल थी। सिक्के गोल और चौकोर दोनों आकारों में जारी किए गए थे, जिसमें एक अनोखा मेहराबा आकार का सिक्का भी शामिल था। अकबर के चित्र प्रकार के सोने के सिक्के का श्रेय आमतौर पर उनके बेटे राजकुमार सलीम को दिया जाता है, जिन्होंने विद्रोह किया था और फिर अपने पिता को अकबर के चित्र वाले सोने को मोहर बनाकर और भेंट करके सुलह की मांग की थी। राम सीता चांदी के सिक्के धारा अकबर के शासनकाल के उत्तरार्ध के दौरान सिक्कों ने इलाही प्रकार का और जल्ला जलाहू प्रकार के साथ अकबर के नवोपचारिक धर्म की अवधारणा को चित्रित किया। के शासनकाल से पहले हिंदू राजकुमारियों और मुस्लिम राजाओं के बीच विवाह शामिल परिवारों के बीच स्थिर संबंध बनाने में विफल रहे। महिलाओं अपने परिवार से बिछड़ गई और शादी के बाद वापस नहीं लौटी। अकबर उस प्रथा से हट गया, बरसाते कि जो हिंदू राजपूत अपनी बेटियां या बहनों से उसकी शादी करते थे, उनके साथ उसके मुस्लिम पिता और बहनों के समान व्यवहार किया जाएगा, सिवाय इसके कि उनके साथ ऐसा नहीं किया जाए कि उसके साथ भोजन करना या प्रार्थना करना या मुस्लिम पत्नियों को ले जाने की अनुमति दी गई। अकबर ने उन राजपूतों को अपने दरबार का सदस्य भी बनाया। कुछ राजपूतों अकबर के से विवाह को अपमान का प्रतीक मानते थे। अजमेर के छोटे राज्य का कछवा राजपूत राजा भरमाल और अकबर के दरबार के शुरुआती सदस्य ने अपनी बेटी मरियम उज जमानी के आगे चलकर अकबर की पसंदीदा पत्नी बनी। शादी अकबर से करके अकबर के साथ गठबंधन किया। भरमाला को शाही दरबार में उच्च पद का कुलीन बना दिया गया और उसके बाद उनके बेटे भगवत दास और पोते मान सिंह भी कुलीन वर्ग में उच्च पद पर आसीन हुए।
अन्य राजपूत राजाओं ने भी अकबर के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किया, लेकिन अकबर ने गठबंधन बनाने के लिए पूर्व शर्त के रूप में विवाह पर जोर नहीं दिया। जब अकबर ने गठबंधन बनाने के लिए हाड़ा नेता सूरजन हाड़ा से मुलाकात की तो सूरजन ने इस शर्त पर हामी भरी कि अकबर उसकी किसी भी बेटी से शादी नहीं कर सकता। परिणाम स्वरूप कोई वैवाहिक गठबंधन नहीं हुआ, लेकिन सूरजन को एक कुलीन बना दिया गया और गढ़कटक का प्रभावी बना दिया गया। दो प्रमुख राजपूत वंश अलग अलग मेवाड़ के सिसोदिया और रणथंभौर के हाड़ा थे। इन गठबंधनों का राजनीतिक प्रभाव महत्वपूर्ण था, जबकि अकबर के हराम में प्रवेश करने वाली कुछ राजपूत महिलाएं इस्लाम के प्रभावित हो गई। उन्हें आमतौर पर पूर्ण धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान की गई। उनके रिश्तेदार जो हिंदू बने रहे कुलीन वर्ग का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गए और शाही दरबार में अधिकांश आम लोगों की राय को संपर्क करने का काम किया। शाही दरबार में हिंदू और मुस्लिम अमीरों के बीच बातचीत का परिणाम स्वरूप विचारों का आदान प्रदान हुआ और दोनों संस्कृतियों का मिश्रण हुआ। मुगल वंश की नई पीढ़ियों ने भी मुगल और राजपूत रक्त के विलय का प्रतिनिधित्व किया, जिससे दोनों के बीच संबंध मजबूत हुआ। परिणाम स्वरूप राजपूत मुगलों के सबसे मजबूत सहयोगी बन गए। राजपूत सैनिकों और जनरलों के अकबर ने अधिक मुगल सेना के लिए लड़ाई लड़ी। 1572 में गुजरात की विजय सहित कई अभियानों में इसका नेतृत्व किया। अकबर की धार्मिक सहिष्णुता की नीति ने सुनिश्चित किया सही प्रशासन में रोजगार योग्यता के आधार पर। ये अफवाह थी कि अकबर की बेटी मेहरुनिसा तानसेन पर मोहित थी और हो सकता है कि उसने उसके अकबर के दरबार में आने में भूमिका निभाई हो। तानसेन ने जाहिर तौर पर अकबर की बेटी के साथ अपनी शादी का पूर्व संध्या पर हिंदू धर्म में इस्लाम धर्म अपना लिया। 1556 में अकबर के राज्य होने का समय पुर्तगालियों ने उपमहाद्वीप के पश्चिमी तट पर कई किले और कारखाने स्थापित किए थे और उस क्षेत्र में बड़े पैमाने पर नेविगेशन और समुद्री व्यापार को नियमित किया था। परिणाम स्वरूप अन्य सभी व्यापारिक संस्थाएं पुर्तगालियों के नियमों और शर्तों के अधीन थी, जिसमें गुजरात के बहादुर शाह सहित शासकों व्यापारियों की नाराजगी थी। 1572 में मुगल साम्राज्य ने गुजरात पर कब्जा कर लिया और समुद्र तक अपनी पहली पहुंच हासिल कर ली, लेकिन स्थानीय अधिकारियों ने अकबर को सूचित किया कि पुर्तगालियों ने हिंद महासागर में नियमित स्थापित करना शुरू कर दिया है। अकबर ने फरस की खाड़ी क्षेत्र में नौकायान के लिए पुर्तगालियों से कॉटेज प्राप्त किया। 1572 में सूरत की घेरबंदी के दौरान मुगलों और पुर्तगालियों की पारंपरिक बैठक में पुर्तगालियों ने मुगल सेना की बेहतर ताकत को पहचानते हुए युद्ध के बजाय कूटनीति को अपनाने का विकल्प चुना। अकबर के अनुरोध पर पुर्तगाली गवर्नर ने मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित करने के लिए उसके पास एक राजदूत भेजा। अकबर ने कूटनीति की पेशकश स्वीकार कर ली, लेकिन पुर्तगाली लगातार हिंद महासागर में अपने अधिकार और शक्ति का दावा करते रहे। अकबर ने तब चिंता व्यक्त की जब मुगल साम्राज्य ने किसी भी जहाज को मक्का और मदीना के लिए हज के लिए प्रस्थान करने से पहले पुर्तगालियों से परमिट का अनुरोध करना पड़ा। 1573 में अकबर ने एक फरमान जारी कर गुजरात में मुगल प्रशासनिक अधिकारियों को निर्देशन दिया कि वे दमन में उनके कब्जे वाले क्षेत्र में पुर्तगालियों को ना भड़काए। बदले में पुर्तगालियों ने अकबर के परिवार के सदस्यों को हज पर मक्का जाने लिए पास जारी किया। पुर्तगालियों ने जहाज़ की असाधारण स्थिति और उसमें रहने वाले को दी जाने वाली विशेष स्थापित का उल्लेख न किया। अकबर पुर्तगालियों को कॉम्पैक्ट तोपें खरीदने में असफल रहा, जिसमें गुजरात तट पर मुगल नौसेना स्थापित करने के उसके प्रयासों का बांध उत्पन्न हुई। सितंबर 1579 में गोवा के जेसुइट्स को अकबर के दरबार में आने के लिए आमंत्रित किया गया था। सम्राट ने अपने शास्त्रियों के नए नियमों का अनुवाद कराया। जेसुइट्स को सुसमाचार का प्रचार करने की स्वतंत्रता दी। उनके एक बेटे सुल्तान मुराद मिर्जा को उनकी शिक्षा के लिए एंटोनी डी मोंटसेरेट को सौंपा गया था। अदालत में बहस करते समय जेसुइट्स ने इस्लाम और मोहम्मद का अपमान किया। उनकी टिप्पणियों से इमाम और उलेजा नाराज हो गए, जिन्होंने टिप्पणियों पर आपत्ति जताई, लेकिन अकबर ने उनकी टिप्पणियों को दर्ज करने का आदेश दिया। इस घटना के बाद 1581 में मुल्ताना मोहम्मद याजी और बंगाल के प्रमुख कादी मुइज उल मुल्क के नेतृत्व में मुस्लिम मौलवियों का विद्रोह हुआ। विद्रोही ने अकबर को उखाड़ फेंकने और उसके भाई मिर्जा मोहम्मद हकीम को मुगल सिंहासन पर बैठाने की मांग की। अकबर ने विद्रोही को सफलतापूर्वक हरा दिया, लेकिन वह अपने दरबार में मेहमानों का आमंत्रित करने और अपने सलाहकारों से सलाह लेने के बारे में अधिक सतर्क हो गया। 1555 में जब अकबर अभी भी बच्चा था, ओटोमन एडमिरल सैयद अली रिश ने मुगल सम्राट हुमायूं से मुलाकात की। 1559
1570 में अकबर के शासन के पारंपरिक वर्षों के दौरान ओटोमन एडमिरल कुतुबुल हिजरिस ने साम्राज्य के दौर किया। इन ओटोमन एडमिरलों ने अपने हिंद महासागर अभियानों के दौरान पुर्तगाली साम्राज्य के बढ़ते खतरों को समाप्त करने की मांग की। अपने शासनकाल के दौरान अकबर ने ओटोमन सुल्तान सुलेमान द मैग्निफिसेंट को संबोधित करते हुए 6 दस्तावेज लिखे। 1576 में अकबर ने मक्का और मदीना के जरूरतमंदों के लिए 600 लाख रुपए और 1200 लाख खलाज के साथ खलाजा सुल्ताना नक्शबंदी को नेतृत्व में हज पर तीर्थयात्रियों का एक दल भेजा। अक्टूबर 1576 में अकबर ने सूरत से एक तुर्क जहाज सहित 2 जहाज़ों द्वारा हज पर प्रतिनिधि मंडल भेजा, जिसमें उसकी चाची गुलबदना बेगम और उसकी पत्नी सलीमा शामिल थी, जो 1577 में घेरा के बादगाह तक पहुंची और फिर मक्का को लिए रवाना हुई और मक्का और मदीना के अधिकारियों के लिए उपहारों के साथ 1577 से 1580 तक 4 और करवा भेजे गए। अवधि के दौरान अकबर ने मुगल साम्राज्य के कई गरीब मुसलमानों को तीर्थ यात्राओं को वित्त पोषित किया और हिजाज में कदरिया सूफी आदेश के दरवेश लॉन्च की नींव को भी वित्त पोषित किया। मक्का और मदीना में मुगल उपासकों बनाने में अकबर को प्रयासों में स्थानीय शरीफों को मुगल साम्राज्य के वित्तीय सहायता प्रदान करने की क्षमता बारे में किया, जिससे ऑटोमोइन इनामों पर उनकी निर्भरता कम हो गई। इस अवधि के दौरान मुगल तुर्क व्यापार भी फल फूला। ऐसे माना जाता है कि अकबर के प्रति वफादार व्यापारी बसारा बंदरगाह के माध्यम से ऊपरी और यात्रा करने के बाद अलेप्पो पहुंचे थे। शाही मुगल दल लगभग 4 वर्षों तक मक्का और मदीना में रहा और 4 बार हज में शामिल हुआ। 1582 में तुर्क अधिकारियों ने उन्हें भारत लौटने के लिए मजबूर किया। इतिहासकार नईमुर रहमान फारूकी ने सुझाव दिया है कि उनके निष्कर्ष से यह स्पष्ट हो सकता है कि अकबर ने हिजाज के साथ संबंध क्यों तोड़ दिया और 1581 में बाज हद करवाया वजन बंद कर दिया। कुछ खातों के अनुसार अकबर ने ओटोमन्स के खिलाफ पुर्तगालियों के साथ गठबंधन बनाने की इच्छा व्यक्त की, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। अकबर के शासनकाल से पहले सफाविदा और मुगलों के बीच राजनीतिक संबंधों का एक लंबा इतिहास था। जब हुमायूं को शेर शाह सूरी से हार के बाद भारतीय उपमहाद्वीप के भागने के लिए मजबूर होना पड़ा, तो सफाविदा शासक तहमस्तप प्रथम ने उसके शरण दी। हालांकि सफाविदा इस्लाम की शिया शाखा का पालन करने में सुखी मुगलों और ओटोमन्स से भिन्न थे। सफाविदा और मुगलों के बीच सबसे लंबे समय तक चलने वाले विवादों में से एक हिंदू कुश क्षेत्र के कंधार शहर का नियंत्रण संबंधित था। दोनों समाजों के बीच सीमा बनाता था। उस समय के सीनियर रणनीतिकारों ने इस क्षेत्र को इसके भूगोल के कारण सैन्य रूप से महत्वपूर्ण बनाया था। शहर जिसे अकबर का राज्यारोहण के समय बैराम खान द्वारा प्रसारित किया गया था। 1558 में तहमस्तप प्रथम के चचेरे भाई फारसी शासक हुसैन मिर्जा ने आक्रमण किया और कब्जा कर लिया। कुछ ही समय बाद अकबर की सेना ने अपना कब्जा पूरा कर लिया, काबुल की और अपने साम्राज्य की उत्तर पश्चिम सीमाओं की ओर अधिक सुरक्षित करने के लिए वहां कंधार की ओर बढ़ा। 18 अप्रैल 1595 को शहर ने बिना किसी प्रतिरोध के आत्मसमर्पण कर दिया और शासक मुजफ्फर हुसैन अकबर के दरबार में शामिल हो गए। इसके बाद सफाविदा के साथ शांतिपूर्ण संबंध बनाए रखने के प्रयास में बैराम खान के तहमस्तप प्रथम के दरबार में एक दूत भेजा। इस भाव का प्रतिकार किया गया और अकबर के शासनकाल के पहले 2 दशकों के शेष समय में दोनों समाजों के बीच सौहार्दपूर्ण संबंध कायम रहे। 1576 में तहमस्तप प्रथम की मृत्यु का परिणाम स्वरूप सफाविदा साम्राज्य में गृह युद्ध अस्थिरता पैदा हो गई और दोनों समाजों के बीच एक दशक से अधिक समय तक राजनीतिक संबंध रहे। केवल 1587 में शाह अब्बास ने सफाविदा सिंहासन पर बैठने के बाद बहाल किया था। अकबर के शासनकाल के अंत तक सफाविदा और मुगल दरबार के बीच राजनीतिक संबंध कायम रहे। कंधार मुगलों के कब्जे में रहा और 1646 में बदखास में शाहजहाँ के अभियान की तक कई दशकों तक हिंदू कुश साम्राज्य की पश्चिमी सीमा थी। समकालीन साम्राज्यों के साथ संबंध विशेष अथर स्मिथ ने देखा कि व्यापारी मिल्टन हॉल को 16वें महारानी एलिजाबेथ द्वारा अकबर को लिखे का एक पत्र को ले जाने के लिए नियुक्त किया गया था, जिसमें उन्होंने अपने बहुते और पुर्तगालियों की सामान्य शर्तों पर व्यापार करने की स्वतंत्रता का अनुरोध किया था। फ्रांसीसी खोजकर्ताओं पीरे द मल्ह ने भी अकबर का दौर किया था। नीति
माना जाता है कि अकबर साथ ही उसकी माँ और उसके परिवार के अन्य सदस्य सुन्नी हनफी मुसलमान थे। उनके शुरुआती दिन ऐसे माहौल की पृष्ठभूमि में बीते जहाँ उदार भावनाओं को प्रोत्साहित किया जाता था और धार्मिक सटीकता को नापसंद किया जाता था। 15वीं शताब्दी से देश के विभिन्न हिस्सों में कई शासकों ने हिंदू और मुसलमानों के बीच सांप्रदायिक सद्भाव को बढ़ावा देने का प्रयास करते हुए धार्मिक सहिष्णुता के अधीन उत्तर नीति अपनाई। इन भावनाओं को पहले गुरु नानक, कबीर और चैतन्य जैसे लोकप्रिय संतों की शिक्षाओं से प्रोत्साहित किया गया था और फारसी कवि हफीज के संत जिन्होंने मानवीय सहानुभूति और उदार दृष्टिकोण की वकालत की थी। धार्मिक सहिष्णुता का तिमुरिडा लोकचार तिमूर के समय में हुमायूं तक कायम रहा और इसने धर्म के मामलों में अकबर की सहिष्णुता की नीति को प्रभावित किया। अकबर के बचपन के शिक्षक, जिनमें 2 ईरानी शिक्षक शामिल थे, काफ़ी हद तक सांप्रदायिक पूर्वाग्रहों से ऊपर थे। उन्होंने अकबर के बाद के धार्मिक सहिष्णुता के प्रति झुकाव में महत्वपूर्ण योगदान दिया। अकबर ने विभिन्न मुस्लिम समूहों, पारसी, हिंदू, सिख, जैन, यहूदी, जेसुइट और भौतिकवादियों के बीच धार्मिक बहस को प्रायोजित किया। वह सूफीवाद के भी पक्षपाती थे और उन्होंने घोषणा की कि वेदांत का ज्ञान सूफीवाद का ज्ञान है। मुस्लिम अभिजात वर्ग के साथ जुड़ाव। अपने शासनकाल के शुरुआती दौर में अकबर ने मुस्लिम संप्रदाय के प्रति दमन का रवैया अपनाया, जिनकी रूठियावादियों का विधामी कहकर निंदा की थी। 1567 में शेख अब्दुल्ला नबी की सलाह पर उन्होंने मीर मुर्तज़ा शरीफी शिराजी को दिल्ली में दफनाया गया था। कब्र से निकलने के आदेश दिया क्योंकि कब्र अमीर खुसरो की कब्र के करीब थी, यहाँ तक देते हुए कि एक विधामी ऐसा कह सकता है कि किसी सुन्नी संत की कब्र के इतने करीब ना दफनाया जाए। यह शियाओं के प्रति प्रतिबंधात्मक रवैया को दर्शाता है, जो 1570 के दशक की शुरुआत तक जारी रहा। उन्होंने 1573 में गुजरात में अपने अभियान के दौरान मद्यविवाद का दमन किया, जिसके दौरान महादवी नेता बदागी मियाँ शेख मुस्तफ़ा को गिरफ्तार कर लिया गया और जंजीरों से बांधकर बहस के लिए अदालत में लाया गया और 18 महीने के बाद रिहा कर दिया गया। अकबर कई उच्च स्तरीय मुस्लिम मौलवियों के घवलन की कृतियों से बाहर क्रोधित था। जैसे जैसे अकबर 1570 के दशक की शुरुआत से सवसवादी सूफी रहस्यवाद के प्रभाव में आते गए, उनका दृष्टिकोण पारंपरिक रूप से प्रचलित रूठियावादी इस्लाम से हटकर इस्लाम की एक नई अवधारणा की ओर स्थानांतरित हो गया। इस्लाम की सीमाओं से परे था। परिणामस्वरूप अपने शासनकाल के उत्तरार्ध के दौरान उन्होंने शियाओं के प्रति सहिष्णुता की नीति अपनाई और शिया सुन्नी संघर्ष पर प्रतिबंध की घोषणा की और समाज के अतिरिक्त सांप्रदायिक संघर्ष के मामलों में तटस्थ रहा। 1579 में मुगल सम्राट अकबर ने खुद को इस प्रकार बताया: इस्लाम के सम्मत वफादारों के अमीर धरती पर ईश्वर की छाया। अबुल फताह जलालुद्दीन मुहम्मद अकबर बादशाह गाजी सबसे न्यायप्रिय, सबसे बुद्धिमान और सबसे ईश्वर भयभीत शासक है। 1580 में अकबर के साम्राज्य के पूर्वी हिस्से में विद्रोह छिड़ गया और काजियों द्वारा अकबर को विधामी घोषित करने वाले कई फतह जारी किए गए। अकबर ने विद्रोह को दबा दिया और काजियों को कड़ी सजाएं दी। काजियों से निपटने में अपनी स्थिति को और मजबूत करने के लिए अकबर ने एक मंजरिया घोषणा जारी की, जिस पर 1589 में सभी प्रमुख उलेमाओं ने हस्ताक्षर किए थे। महजर ने दावा किया कि अकबर उस युग का खलीफ था जो एक उच्च पद का मुजतहिद से भी मुजातिहिद के बीच मतभेद की स्थिति में अकबर किसी एक राय का चयन कर सकता था और ऐसे फरमान भी जारी कर सकता था जो नासा के खिलाफ नहीं जाते थे। उस समय देश के विभिन्न हिस्सों में प्रचलित इस्लामी सांप्रदायिक संघर्षों के देखते हुए यह माना जाता है कि महजर ने साम्राज्य की धार्मिक स्थिति को स्थिर करने में मदद की। इससे यह उन्हें अपनी प्रजा पर ओटोमन खिलाफ के धार्मिक और राजनीतिक प्रभाव को ख़त्म करने में भी मदद मिली, जिससे उनके प्रति उनकी वफादारी सुनिश्चित हुई। अपने शासनकाल के दौरान अकबर मीर मोहम्मद नसर थतावी और ताहिर मोहम्मद थतावी जैसे प्रभावशाली मुस्लिम विद्वानों का संरक्षण था। अकबर को धार्मिक और दार्शनिक मामलों में गहरी रुचि थी। शुरुआत में वह एक रूठियावादी मुस्लिम थे, बाद में वह सूफी रहस्यवाद से प्रभावित हुआ, जिसका उस समय देश में प्रचार किया जा रहा था। वह रूठीवादिता से दूर चला गया और अबुल फजल फैजी और बिलमल सहित उत्तर धार्मिक दर्शन वाले कई लोगों को अपने दरबार में नियुक्त किया गया। 1575 में उन्होंने फतेहपुर सिकारी में इबादत खाना नामक एक हॉल का निर्माण किया, जिसमें उन्होंने धर्मशास्त्रियों का, रहस्यवादियों और अपनी बौद्धिक उपलब्धियों के लिए प्रसिद्ध दरबारियों का उनके साथ आध्यात्मिकता के मामलों पर चर्चा करने के लिए आमंत्रित किया गए थे।
चर्चाएं जो शुरू में मुसलमानों तक ही सीमित थी कुटु थी और परिणाम स्वरूप प्रतिभागियों ने एक दूसरे चिल्लाना और गाली देना शुरू कर दिया। इससे परेशान होकर अकबर ने इबादत खानों को सभी धर्मों के लोगों के साथ नास्तिकों के लिए भी खोल दिया, जिसके परिणाम स्वरूप चर्चा का दायरा व्यापक हो गया, यहाँ तक कि कुरान की वेदता और भगवान की प्रकृति जैसे क्षेत्रों तक भी फैला गया। इससे रूढ़िवादी धर्मशास्त्रियों को झटका लगा, जिन्होंने इस्लाम छोड़ने की इच्छा की अफवाह फैलाकर अकबर को बदनाम करने की कोशिश की। विभिन्न धर्म के प्रतिनिधियों के बीच एक बैठक स्थल विकसित करने का अकबर का प्रयास सफल नहीं रहा, क्योंकि उनमें उनमें प्रत्येक ने अन्य धर्म की निंदा करके अपने धर्मों की श्रेष्ठता का दावा करने का प्रयास किया। इबादत खान में बहस और अधिक तीखी हो गई और धर्मों के बीच बेहतर समझ पैदा करने में उनके उद्देश्य के विपरीत इसके बजाय उनमें और अधिक कड़वाई पैदा हो गई, जिसका परिणाम स्वरूप 1582 में अकबर द्वारा से बंद कर दिया गई। विभिन्न धार्मिक धर्मशास्त्रियों के साथ अकबर की बातचीत ने उन्हें आश्वस्त कर दिया था कि मतभेदों के बावजूद सभी धर्मों में कई अच्छी प्रथाएं हैं, जिन्हें उन्होंने दीन-ए-इलाही नामक का एक नया धार्मिक आंदोलन में संयोजित करने का प्रयास किया। दीन-ए-इलाही के गुणों में उदारता, समाज संयम, विवेक, ज्ञान, दया और धर्मप्रियता शामिल थे। ब्रह्मचर्य का सम्मान किया जाता था, शुद्धता लागू की जाती थी, जानवरों के वध को हतोत्साहित किया जाता था और कई पवित्र ग्रंथ या पुरोहित प्रदान का नहीं था। अकबर के दरबार के एक प्रमुख रईस और अजीज कोका ने 1594 में मक्का से उन्हें एक पवित्र लिखा था, जिसमें तर्क दिया गया था। अकबर द्वारा प्रचारित शिक्षा धार्मिक मामलों के संबंध में अपनी श्रेष्ठता को चित्रित करने की अकबर की इच्छा से अधिक कुछ नहीं था। दीन-ए-इलाही की स्मृति अकबर ने 1583 में प्रयाग नाम बदलकर इलाहाबाद कर दिया। कुछ आधुनिक विद्वानों का दावा है कि अकबर ने कोई नया धर्म शुरू नहीं किया था, बल्कि ऑस्कर आर गोमेज ने तांत्रिक तिब्बती बौद्ध धर्म से प्राप्त एक सांस्कृतिक दृष्टिकोण को पेश किया था और अकबर ने दीन-ए-इस्लामी शब्द का उपयोग नहीं किया था। उन्होंने यह भी तर्क किया था कि यह सिद्धांत कि दीन-ए-इलाही का एक नया धर्म था, एक गलत धारणा है जो बाद के ब्रिटिश इतिहासकारों द्वारा अब्दुल फजल के कार्यों को गलत अनुवाद के कारण उत्पादित हुई थी। इसे स्वीकार कर लिया गया था। सुलेह-ए-कुल की नीति, जिसने दीन-ए-इलाही का शहर बनाया, अकबर द्वारा न केवल धार्मिक उद्देश्यों के लिए बल्कि सामान्य शाही प्रशासनिक नीति के एक भाग के रूप में भी अपनाई गई थी। इसने अकबर की धार्मिक सहिष्णुता की नीति का आधार भी बनाया। 1605 में अकबर की मृत्यु का समय उसकी मुस्लिम प्रजा में असंतोष का कोई संकेत नहीं थे और यहाँ तक कि अब्दुल हक जैसे धर्मशास्त्रियों ने भी स्वीकार कर दिया था कि घनिष्ठ संबंध बनाए हुए हैं। वो और संबंध अकबर ने आदेश दिया कि जिन हिंदुओं को इस्लाम में परिवर्तित होने के लिए मजबूर किया गया था, मृत्युदंड का सामना किए बिना हिंदू धर्म में वापस आ सकते हैं। अकबर को हिंदू बहुत पसंद करते थे, जो उसके लिए धार्मिक भजन गाते थे, उसकी स्तुति करते थे। अकबर ने कई हिंदू रीति रिवाजों का पालन किया। उन्होंने दिवाली मनाई और ब्राह्मण पुजारियों को आशीर्वाद के रूप में उनकी कलाई पर उत्तर जड़ित डोरियां बांधने की अनुमति दी। उनके नीतियों का अनुसरण करते हुए कई रईसों ने राखी पहनाना शुरू कर दिया। उन्होंने गौमांस का त्याग कर दिया और कुछ दिनों पर सभी मांस की बिक्री पर रोक लगा दी। उनके बेटे जहांगीर और पोते शाहजहां ने अकबर की कई रियासतें बरकरार रखी, जैसे गौहत्या पर प्रतिबंध, सप्ताह के कुछ दिनों में केवल शाकाहारी व्यंजन खाना और केवल गंगा जल पीना। जब अकबर गंगा से 200 मील दूर पंजाब में था, पानी को बड़े बड़े दानों में बंद करके उसके पास पहुंचाया जाता था। उन्होंने गंगा जल को अमृत का जल कहा है। नियमित रूप से जैन विद्वानों के साथ चर्चा करता था और उनकी शिक्षाओं के प्रभावित होना था। जैन अनुष्ठानों से उनका पहला परिचय तब हुआ जब उन्होंने 6 महीने के उपवास के बाद चंपा नामक एक जैन सभा का जुलूस देखा। उनकी शक्ति और भक्ति से प्रभावित होकर उनके गुरु हीरविजय को फतेहपुर स्वीकारी के आमंत्रित किया। हीरविजय ने निमंत्रण स्वीकार कर लिया और गुजरात से मुगल राजधानी की ओर कूच किया। अकबर उनकी विधाता से बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने विभिन्न धर्मों के दार्शनिकों के बीच कई अंतर धार्मिक सवाल आयोजित किए। मांस खाने के खिलाफ जैनियों के तर्कों ने उन्हें शाकाहारी बनाने के लिए प्रेरित किया। अकबर ने कई सही आदेश भी जारी किया जो जैन हितों के लिए अनुकूल थे, जैसे पशुवध पर। जैन लेखकों ने भी मुगल दरबार में अपने अनुभव के बारे में संस्कृत ग्रंथों में लिखा है, जो अभी भी मुगल इतिहासकारों के लिए काफ़ी हद तक अज्ञात है। भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने जैन और मुगल वास्तुकला के साहित्यों के उदाहरण का हवाला दिया और अकबर को आधुनिक भारत का वास्तुकार कहा है।
कहा है कि जैन धर्म के लिए उनके मन में बहुत सम्मान था। 1584, 1592 और 1598 में अकबर ने अमारी घोषणा की, जिसने पायुषणा और महावीर जन्म कल्याण के दौरान पशुवध पर प्रतिबंध लगा दिया। उसने पलितना जैसे जैन तीर्थ स्थानों से जजियों को हटा दिया। सूरी के शिष्य क्षत्रिय चंद्र को सम्राट के पास भेजा गया, जिन्होंने बदले में अपने शिष्यों भानुचंद्र और सिद्धि चंद्र को दरबार में छोड़ दिया। अकबर ने हीर-विजय सूरी का उत्तराधिकारी विजय सेना सूरी को अपने दरबार के आमंत्रित किया, जिन्होंने 1593 में और 1595 के बीच उनसे मुलाकात की। अपने शासनकाल का उसके दरबार इतिहासकार अब्दुल फजल के अकबरनामा OIN अकबरी किताबों में विस्तार में वर्णन किया है। अकबर के शासनकाल का अन्य समकालीन स्रोत में बदायूनी, शेखाजादा, रशीदी और शेख अहमद सरहिंदी के कार्य शामिल है। अकबर एक योद्धा, सम्राट, सेनापति, पशुपति का रूप में अपने शासनकाल के दौरान हजारों चीतों का शिकार करता था और कईयों का शौर्य प्रदर्शित करता था और धर्मशास्त्री था। माना जाता है कि वह डिसेलिक था, उसे हर दिन पढ़ा जाता था और उसकी याददाश्त दशा अद्भुत थी। संस्कृत, उर्दू, फारसी, ग्रीक, लैटिन, अरबी और कश्मीरी में लिखी गई 24,000 से अधिक पुस्तकों का एक पुस्तकालय बनाया। पुस्तकालय में कई विद्वान, अनुवादक, कलाकार, सुलेख शास्त्री, जिलाह साज और पाठक कार्य करते थे और उन्होंने अधिकांश कैटलॉगिंग सेवाएं की ही थी। कहा जाता है कि अकबर एक बुद्धिमान सम्राट और अच्छे चरित्र का निर्माण था। उनके बेटे और उत्तराधिकारी जहांगीर ने अपने संरक्षण में अकबर के चरित्र की भरपूर प्रशंसा की और उनके गुणों को चित्रित करने के लिए दर्जनों में उपाख्यान लिखे। जहांगीर के अनुसार अकबर ने गेहूं के रंग का हाथ था, उसकी आंखें और भौहें काली थी और उसका रंग गोरा होने के बजाय गहरा था। एंटोनी डी मोंटसेरा कैटलाना जेसुइट ने जो उनके दरबार में आए थे ने उनका वर्णन इस प्रकार किया। पहली नज़र में ही कोई भी आसानी से पहचान सकता है कि ये राजा है। उसके कंधे चौड़े हैं, टांगें कुछ हद तक मुड़ी हुई है, जो घुड़सवारी के लिए उपयुक्त है, और उसका रंग हल्का भूरा है। वह अपना सिर दाहिने कंधे की ओर झुकाकर रखता है। उसका माथा चौड़ा और खुला है। उसकी आंखें इतनी चमकदार है जो चमकती है कि सूरज की रोशनी की चमकते समुद्र की तरह लगती है। उनकी पलकें बहुत लंबी है। उसकी भौहें धूर्तता से चिह्नित नहीं है। उनकी नाक सीधी और चौड़ी है, हालांकि महत्वाधीन नहीं है। उसके नाखून खुले हुए हैं, मानो उपवास कर रहे हो। बाईं नासिका और ऊपरी होठ के बीच में एक तिल होता है। वह अपनी दाढ़ी मुड़वाता है लेकिन मूछें रखता है। वह अपने बताए पैर से लंगड़ाते हैं, हालांकि उन्हें वह कभी चोट नहीं आई है। अकबर लंबा तो नहीं था लेकिन शक्तिशाली शरीर वाला था और बहुत फुर्तीला था। उन्हें साहस से विभिन्न कार्यों के लिए भी जाना जाता था। ऐसी एक घटना मालवा से आगरा लौटते समय घाटी, जब अकबर 19 वर्ष के थे। अकबर अपने अनुरक्षक के आगे अकेले चल रहे थे और उसका सामना एक बधिर से हुआ जो अपने सवाकों के साथ उनके रास्ते में झाड़ियों से बाहर आई थी। जब बधिर के सम्राट पर हमला किया तो उस पर आरोप लगाया गया कि उसने जानवरों को अपनी तलवार को एक ही झटके में मार गिराया था। उसके आने वाले सेवकों के सम्राट में मूर्ख जानवर के पास चुपचाप खड़ा गया था। फजल और साथ ही अकबर को आलोचक बदायूनी ने उनके प्रभावशाली व्यक्तित्व बताया। वह युद्ध में अपनी कमान के लिए उल्लेखनीय थे और मेडेसोना के अलेक्जेंडर की तरह राजनीतिक परिणामों की परवाह किए बिना हमेशा अपने जीवन को जोखिम में डालने के लिए तैयार रहते थे। वह अक्सर बरसात के मौसम में बढ़ वाली नदियों में अपने घोड़े सवार पर होकर गिर जाता था और सुरक्षित रूप से उन्हें पार कर जाता था। वह शायद ही कभी कुर्ता में लिप्त था और कहा जाता है कि वह अपने हिस्सेदारों के प्रति स्नेही था। उसने अपने भाई हकीम को, जिसने विद्रोह कर दिया था, क्षमा कर दिया। दुर्लभ अवसरों पर वह अपने मामा मुजम्मा और पालक भाई अदम खान जैसे अपराधियों के साथ क्रूरता से पेश आया, जिन्हें अकबर के क्रोध का कारण बनाने के लिए 2 बार अपमानित किया गया था। ऐसा कहा जाता है कि उनका खान पान बेहद संयमित था। आईना-ए-अकबरी में उल्लेखनीय है कि अपनी यात्रा के दौरान और घर पर रहते हुए अकबर ने गंगा नदी का पानी पिया, जिसे उन्होंने अमरता का पानी कहा। जहाँ भी वह तैनात थे, शिलाबंद जार में पानी बेचने के लिए नौकरों को सोलन और बाद में हरिद्वार में तैनात किया गया था। जहांगीर के संरक्षकों के अनुसार वह फलों का शौकीन था और उसे मांस बहुत कम पसंद था, जिसे उसने बाद के वर्षों में खाना बंद कर दिया।
1570 में अकबर ने कृष्णा के जन्म स्थान जाने वाले वृंदावन का दौर किया और गौड़िया वैष्णवधारा 4 मंदिरों का निर्माण की अनुमति दी, जो मदन मोहन, गोविंदा जी, गोपीनाथ और जुगल किशोर थे। अपने इस रूप का बचाव करने के लिए वाणी शून्य उत्पन्न होती है। उन्होंने एक भाषा अभाव प्रयोग किया और बच्चों के अलगाव में पाला। उसने बात करने की अनुमति नहीं दी और बताया कि जैसे जैसे बड़े होते गए वे मूका बने रहे। अकबर के शासनकाल के दौरान अंतर धार्मिक प्रवचन और साम्यवादी की जल रहित प्रक्रिया के परिणामस्वरूप आत्मसात सदैह अनिश्चित की स्थिति के संदर्भ में उनके लिए धार्मिक विशेषताओं की एक श्रृंखला उत्पन्न हुई, जिसे उन्होंने या तो स्वयं सहायता की या बिना किसी चुनौती के छोड़ दिया। अकबर के इस तरह के भौगोलिक विवरण सांप्रदायिक और सांप्रदायिक स्थानों की एक विस्तृत श्रृंखला में फैले हुए, जिनमें ब्राह्मणवादी और मुस्लिम रूढ़िवादियों के समकालीन खातों के अलावा फारसी, जैन और जेसूट मिशनरी के कई खाते भी शामिल हैं। मौजूदा संप्रदायों और संप्रदायों के साथ ही लोकप्रिय पूजा का प्रतिनिधित्व करने के वाले विभिन्न धार्मिक हस्तियों को लगा कि उनका उस पर दावा है। इन खातों की विविधता का श्रेय इस तथ्य को दिया जाता है कि उनके शासनकाल के परिणाम स्वरूप व्यक्तिगत अधिकार और सांस्कृतिक विविधता के साथ लचित केंद्रीकृत राज्य का निर्माण हुआ। नामा अकबर की पुस्तक। अकबरनामा फ़ारसी, जिसका शाब्दिक अर्थ है अकबर की किताब, फ़ारसी में लिखा गया अकबर का एक आधिकारिक जीवनी विवरण है। इसमें उनके जीवन और समय का विशाल और विस्तृत विवरण शामिल है। यह कार्य अकबर द्वारा करवाया गया था और इसे अकबर ने शाही दरबार के 9 रत्नों में से एक अब्दुल फजल में लिखा था। कथित तौर पर पुस्तक को पूरा होने में 7 साल लगे और मूल पांडुलिपियों में ग्रंथों का संपादन करने वाली कई पेंटिंग शामिल थी। पेंटिंग मुगल स्कूल ऑफ पेंटिंग में है और इसमें बसवन सभा सही कार्यस्थल के मास्टर के काम शामिल है, जिसके चित्रीकरण का उपयोग भारतीय कला में एक नवीनता थी। और रखेले। अकबर की पहली पत्नी और मुख्य पत्नियों में से एक उनकी चचेरी बहन राजकुमारी रुकिया सुल्ताना बेगम थी, जो उनके चाचा प्रिंस हैदर मिर्ज़ा और उनकी पत्नी सुल्ताना बेगम की इकलौती बेटी थी। 1551 में कमराना मिर्ज़ा की सेना के खिलाफ लड़ाई में लड़ते हुए हिंदाज मिर्ज़ा की मृत्यु हो गई। अपने भाई की मृत्यु का समाचार सुनकर हुमायूं शोक में डूब गया। हिंदल की बेटी रुकाया ने 9 साल की उम्र में गजनी प्रांत के गवर्नर के रूप में अपनी पहली नियुक्ति समय अकबर से शादी की थी। अकबर को उसके चाचा की सेना की कामना भी सौंपी गई थी। अकबर का विवाह रुकैया के साथ पंजाब के जलदारा के पास हुआ था, जब वे दोनों 14 वर्ष के थे। वह अकबर की वरिष्ठ सैनिक की पत्नी थी। जनवरी 1626 में वह निसंतान मर गई और उन्हें उनके पिता की कब्र के बगल में दफनाया गया। दूसरी पत्नी अब्दुल्ला खान मुगल की बेटी थी। सदी 1557 में मनकोट की घेरबंदी के दौरान हुई थी। बैरम खान को यह शादी मंजूर नहीं थी, क्योंकि अब्दुल्ला खान की बहन की शादी अकबर के चाचा राजकुमार कमराना मिर्ज़ा से हुई थी और इसलिए वह अब्दुल्ला को कमराना का पशुपति मानता था। बैरम खान ने मैच का तब तक विरोध किया जब तक नासिर अल मुल्ला ने उसे मना नहीं लिया। वह इसका विरोध नहीं कर सकता था। नासिर उल्लाह मुल्क ने आनंद खुशी को भोज का आयोजन किया और शाही दावत प्रदान की गई। उनकी तीसरी पत्नी और उनकी 3 प्रमुख पत्नियों में से एक उनकी चचेरी बहन सलीमा सुल्ताना बेगम थी, जो नूर उद दीन मोहम्मद मिर्ज़ा की बेटी थी। उनकी पत्नी गुलखा बेगम, जिन्हें गुलरंगा के नाम से भी जाना जाता था, जो सम्राट बाबर की बेटी थी। हुमायूं ने सबसे पहले उसकी मंगानी बैरम खान से की थी। 1561 में बैरम खान की मृत्यु के बाद उसी वर्ष अकबर ने उससे शादी कर ली। वह अकबर के दूसरे बेटे मुराद मिर्ज़ा की पलक माँ थी। वह एक कवयित्री थी और उन्होंने अकबर और जहांगीर शासनकाल के दौरान मुगल दरबार की राजनीतियों में सक्रिय भूमिका निभाई थी। उन्हें अकबर की सबसे वरिष्ठ पत्नी माना जाता है। 2 जनवरी 1613 में संतान की उनकी मृत्यु हो गई। अकबर की चौथी और पसंदीदा पत्नी मरियमा उज जमानी, आमतौर पर गलत नाम जोधाबाई के नाम से जाना जाता है, आमेर के शासक राजा भरमाला की बेटी थी और जन्म से राजपूत राजाती। 6 फरवरी 1562 को आमेर के पास राजस्थान के संभार में सही सैन्य शिविर में उनका विवाह हुआ था। अकबर के प्रमुख सहयोगियों में से एक बन गए। वह धीरे धीरे उनकी प्रभावशाली पत्नियों में से एक बन गई और कहा जाता था कि उसके पास असाधारण सुंदरता थी। शादी के कुछ समय बाद अकबर ने उनका नाम वाली निमत बेगम रखा। उनका विवाह तब हुआ जब अकबर मोइनुद्दीन चिश्ती की कब्र पर प्रार्थना करने के बाद अजमेर से वापस आ रहे थे। राजा भरमाल ने अकबर को बताया था कि उनके भाई नोई शरीफ उद दीन मिर्ज़ा
द्वारा उन्हें परेशान किया जा रहा है। अकबर ने इस बात पर जोर दिया कि राजा को व्यक्तिगत रूप से उसकी बात माननी चाहिए। यह भी सुझाव दिया कि पूर्ण समर्पण की संकेत के रूप में उनकी बेटी की शादी उनसे की जानी चाहिए। उनकी शादी मुगल साम्राज्य के इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक मानी जाती है। वह अकबर के बेटों को जन्म देने वाली उसकी पहली पत्नी बनी। 64 में उन्होंने मिर्ज़ा हसन और मिर्ज़ा हुसैन नाम के जुड़वा बच्चों को जन्म दिया और 1569 में उनके तीसरे और पहले जीवित बेटे प्रिंस सलीम को जन्म देने के बाद उन्हें मरियम उज जमानी की उपाधि से सम्मानित किया गया। सिंहासन का उत्तराधिकारी वह अकबर के पसंदीदा बेटा डेनियल मिर्ज़ा की पलक की माँ थी। शाही हरम में उच्च पद प्राप्त था, उसे कई विशेषाधिकारी प्राप्त था। वह एक बौद्धिक महिला थी जिनका अकबर के दरबार में काफ़ी प्रभाव था और उन्हें अकबर की धर्मनिरपेक्षता और धार्मिक तटस्थता को बढ़ावा देने वाली प्रमुख प्रेरक शक्ति के रूप में जाना जाता है। वो अपने समय की वास्तुकला की एक महान महिला संरक्षक भी थी। उनकी मृत्यु 9 मई 1623 को आगरा में हुई और उन्हें आगरा के सिकंदर में उनके पति अकबर के पास एक कब्र में दफनाया गया। 1562 में अकबर ने आगरा के स्वामी शेख बड़ा के बेटे अब्दुल वसी के पूर्वी पत्नी से शादी की। अकबर उसकी सुंदरता पर मोहित हो गया और उसने अब्दुल वसी को उसे तलाक देने का आदेश दिया। उनकी अन्य पत्नियों में गोरा उन निसा बेगम थी जो शेख मोहम्मद बख्शी की बेटी थी और शेख जमल बख्तियार की बहन थी। उनके वंश को ही लकावाज कहा जाता था। वे आगरा के पास चंदवार और जैसलमेर में रहते थे। उन्होंने 1562 में मेड़ता का राव वीरमल के बेटे जगमल राठौर की बेटी से शादी की। 1564 में खानदेश के शासक मीर मुबारक शाह की बेटी से हुई। 1564 में उन्होंने दरबार में इस अनुरोध के साथ उपहार भेजा कि उनकी बेटी की शादी अकबर से की जाए। मीराना का अनुरोध स्वीकार कर लिया गया और एक आदेश जारी किया गया। इतिमाबाद खान को मीराना के राजदूतों के साथ भेजा गया था। मीराना इतिमाबाद का सम्मान के साथ स्वागत किया और अपनी बेटी को उसके साथ भेजा दिया। उनके साथ बड़ी संख्या के सरदार भी थे। सितंबर 1564 में जब वह अकबर के दरबार में पहुंची तो उनका विवाह हो गया। दहेज के रूप में मुबारक शाह ने बीजागढ़ और हांडिया को अपने शाही दामाद का सौंप दिया गया। 1570 में एक राजपूत राजकुमारी से शादी की जो बीकानेर के शासनकार राय कल्याण माल के भाई कान्हा की बेटी थी। यह शादी 1570 में हुई थी जब अकबर देश के इस हिस्से में आए थे। कल्याण ने अकबर को श्रद्धांजलि दी और अनुरोध किया कि उसके भाई की बेटी से शादी उसी की जाए। अकबर ने उसका प्रस्ताव स्वीकार कर लिया और विवाह तय हो गया। उन्होंने राय कल्याण मल के दूसरे भाई भीमराज की बेटी भानुमती से शादी की। उन्होंने 1570 में जैसलमेर के शासक रावल पर हर की राय की बेटी नाथीबाई से भी शादी की। रावल ने एक अनुरोध भेजा था कि उनकी बेटी की शादी अकबर से की जाए। इस प्रस्ताव को अकबर ने स्वीकार कर लिया। राजा भगवान दास को इस सेवा में भेजा गया। विवाह समारोह अकबर के नागौर से लौटने के बाद हुआ। वहाँ राजकुमारी माही बेगम की मां थी जिनकी मृत्यु 8 अप्रैल 1570 को हुई थी। 1570 में मेड़ता के राव वीरमंदा के पोते नरहरदास ने अकबर के समर्थन के बदले में अपनी बहन पूरमबाई की शादी अकबर से कराई दी थी। मेड़ता पर केशवदास का दावा था कि एक और पत्नी बक्कर के सुल्ताना मोहम्मद की बेटी बकरी बेगम थी। 2 जुलाई 1572 को अकबर के दूत इतिमाद खान अपनी बेटी को अकबर के पास ले जाने के लिए मोहम्मद के दरबार में पहुंचे। इतिमाद खान का एक पोषक एक रत्न जड़ित की कैची बेल्ट काठी और लगन वाला एक घोड़ा और 4 हाथी लाए। मोहम्मद ने इस अवसर को 15 दिनों तक असाधारण दावतें आयोजित करने के मनाया। शादी के लिए उलमाओं, संतों और रईसों का पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। मोहम्मद ने इतिमाद खान को 30,000 रुपये नकाद और शासन की पेशकश की और अपनी बेटी को एक भाग्य दहेज और एक दल के साथ भेजा। वह अजमेर आई और अकबर का इंतजार करने लगी। प्रतिनिधि मंडल द्वारा ले जाए गए सुल्ताना मोहम्मद को उपहार शाही हारम की महिलाओं को भेंट दिया गया। उनकी 11वीं पत्नी कासिमा बन्नू बेगम थी जो अरब शाही की बेटी थी। विवाह 1575 में हुआ। एक उत्सव आयोजित किया गया जिसमें राज्य के उच्च अधिकारी और अन्य स्तंभ उपस्थित थे। 1577 में डूंगरपुर राज्य के रावल असाधारण के अनुरोध किया उनकी बेटी की शादी अकबर ने की जाए। अकबर ने उनका अनुरोध स्वीकार कर लिया। राजा के सेवक राय लोकरैन और राजा बीरबल को उनकी बेटी का लाने का सम्मान करने के लिए दिलाहपुर से भेजा गया था। दोनों ने उसे अकबर के दरबार में पहुंचाया जाए। 12 जुलाई 1577 को विवाह हुआ। उनकी 12वीं पत्नी बीबी दौलत शाह थी। वह राजकुमारी शाह उन
निशा बेगम और राजकुमारी अरब बन्नू बेगम की मां थी, जिनका जन्म 22 सितंबर 1584 को हुआ था। उनकी अगली पत्नी एक कश्मीर शमस चक्र की बेटी थी। शादी 3 नवंबर 1592 को हुई। 1593 में उनके काजी ईसा की बेटी और नाजिब खान के चचेरे भाई से शादी की। नाजिब ने अकबर के बताया कि उसके चाचा ने अपनी बेटी को उसके लिए उपहार दिया है। अकबर ने उनके प्रतिनिधित्व को स्वीकार कर लिया और 3 जुलाई 1593 को वह नजीब खान के घर आए और फौजी ईसा की बेटी से शादी की। किसी समय अकबर ने अपनी प्रेमिका टीपू गोडी की बेटी रुक्मावती, जो मारवाड़ के राव मालदेव राठौड़ की बेटी थी, को अपने हरम में ले लिया। यह औपचारिक विवाह के विपरीत एक डोलो संत था, जो अपने पिता के घर में दुल्हन की निचली स्थिति का प्रतिनिधित्व करता था और एक अधमिक के प्रति दस्ताव की अभिव्यक्ति के रूप में कार्य करता था। इस घटना की डेटिंग दर्ज नहीं की गई थी। मौत 3 अक्टूबर 1605 को अकबर पेचिश के हमले में बीमार पड़ गया, जिससे वह कभी उबर नहीं पाया। ऐसा माना जाता है कि उनकी मृत्यु 26 अक्टूबर 1605 को हुई थी। उन्हें आगरा के सिकंदरों में उनके मकबरे में दफनाया गया था, जो उनकी पसंदीदा और मुख्य पत्नी मरियमा उज जमानी की कब्र के बगल में 1 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। पड़ा अपने पिता के शासनकाल के दौरान अफगानों द्वारा धमकी दिए जाने के बाद अकबर ने भारत और उसके बहादुर मुगल साम्राज्य की सत्ता को मजबूती से स्थापित किया, जिसके उसके सैन्य और कूटनीतिक श्रेष्ठता स्थापित हुई। अपने शासनकाल के दौरान उन्हें सांस्कृतिक एकीकरण पर जोर देने का साथ एक धर्मनिरपेक्ष और उदार सरकार बनाई। उन्होंने सती प्रथा पर रोक लगाने, विधवा पुनर्विवाह का वैध बनाने का और विवाह की उम्र बढ़ाने सहित कई सुधार भी पेशकश किए। उनके और उनके नवरत्नों में से एक बीरबल की ईद गीत घूमने वाली एक लोक कथा है, भारत में लोकप्रिय है। वह और उनकी हिंदू पत्नियां मरियम उज जमानी व्यापक रूप से लोकप्रिय है, क्योंकि माना जाता है कि मरियम उज जमानी अकबर की धर्मनिरपेक्षता और सार्वभौमिक परंपरा को बढ़ावा देने के लिए प्रमुख प्रेरणा और प्रेरणा शक्ति थी। भविष्य पुराण एक छोटा पुराण है जो विभिन्न हिंदू पवित्र दिनों को दर्शाता है और इसमें भारत पर शासन करने वाले विभिन्न राजा वंशों को समर्पित एक खंड शामिल है। इसका सबसे पुराना भाग 5000 ईस्वी पूर्व और सबसे नया भाग 18वीं शताब्दी का है, यह जिसमें उन्होंने अन्य मुगल शासकों की तुलना में है। अकबर के बारे में एक कहानी में शामिल है। अकबर बहस वरना शीर्षक वाला खंड संस्कृत में लिखा गया है और उनके जन्म को एक ऋषि के पूर्ण जन्म के रूप में वर्णित किया गया है। पहले मुगल शासक बाबर को देखकर आत्मदाह कर लिया था, जिसे मलेच्छा का क्रूर राज्य के रूप में वर्णित किया गया है। अकबर को एक चमत्कारी बच्चा के रूप में वर्णित किया गया है और पाठ में लिखा गया है कि मुगलों के पिछले हिस्सक तरीकों का पालन नहीं करेगा। अकबर द्वारा भारत की आसमान जागीरों को मुगल साम्राज्य में मिलने के साथ साथ बहुलवाद और सहिष्णुता की स्थापित विरासत का हवाला देते हुए, जो भारत के आधुनिक गणराज्य के मूल्यों को रेखांकित करती, टाइम ने उन्हें 625 की सूची में शामिल किया। विश्व नेता में अकबर की विरासत काफ़ी हद तक नकारात्मक है। इतिहासकार मुबारक अली ने पाकिस्तानी पाठ्य पुस्तकों में अकबर की छवि के अध्ययन में पाया कि सम्राट औरंगजेब की सहायता के विपरीत अकबर को कक्षा 1 से मैट्रिक तक किसी भी स्कूल पाठ्य पुस्तकों में आसानी से नज़रअंदाज कर दिया गया है और उसका उल्लेख नहीं किया गया है। उनके इतिहासकार इतिहास हुसैन कुरैशी को उत्पादन किया, जिन्होंने कहा कि अपनी धार्मिक सहिष्णुताओं के कारण अकबर ने अपनी नीतियों के माध्यम से इस्लाम को इतना कमज़ोर कर दिया था कि इसे मामलों में अपनी प्रमुख स्थिति में बहाल नहीं किया जा सका। पाकिस्तानी इतिहासकारों के बीच एक आम बात अकबर की राजपूत नीति की आलोचना है। अली ने कहा है कि मुसलमानों और हिंदुओं का एक राष्ट्र के रूप में एक साथ रहने और मुसलमानों की अलग पहचान को खतरे में डालने के लिए अकबर की आलोचना की जाती है। अकबर की यही नीति 2 राष्ट्र के सिद्धांत का खंडन करती है और इसलिए उन्हें पाकिस्तान में एक लोकप्रिय व्यक्ति बनाती है।